कि पूंजीवाद जो है एक बड़ी अवधारणा है और लंबा चला है। आपको केवल पूंजीवाद को इस रूप में नहीं पढ़ना है कभी कि सर पूंजीवाद के विरोध में समाजवाद आया और जैसे ही समाजवाद आया वैसे ही पूंजीवाद चले गए ना। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जैसे मलयुद्ध होता है वैसे दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ, और जैसे ही शीत युद्ध हुआ तो लोगों ने यह माना कि शीत युद्ध में जीत किसकी हुई? अमेरिका की। अब जब अमेरिका की हुई तो मतलब एक देश था जिसका नाम था सोवियत संघ, उसका छोटा सा बच्चा देश है जिसका नाम है रूस, जो बचा वही रह गया, बाकी सब उससे जो देश थे वो सब हट गए। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और बचा कौन? रूस। और रूस किसको लेकर चल रहा था पहले? समाजवाद को। अमेरिका किसको लेकर चल रहा था? पूंजीवाद को। तो भैया अमेरिका अमेरिका बना रहा, पर सोवियत संघ रूस में बदल गया और छोटा भाग हो गया, तो जीता कौन? अमेरिका। हारा कौन? सोवियत संघ। और सोवियत संघ में कौन बचे रह गया? रूस। तो दुनिया ने 1991 के बाद में, याद रखिए 1991 को एक चेंजिंग एरा बोला था। 1991 याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमी के लेक्चर पढ़ोगे तो इकोनॉमी के लेक्चर में भी 1991 को कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी की दृष्टि से, इंडिया की इकोनॉमी की दृष्टि के हर चैप्टर में आप उसको जिक्र है। उसके बाद ये बोला गया कि समाजवाद खत्म हो गया और एक ही वाद है जो पूरी दुनिया को बदल देगा, खुशहाली ही खुशहाली लेकर आएगा, और वो रहेगा पूंजीवाद। कोविड आया, और जब कोविड आया तो बिना पैरों के, बिना चप्पलों के, पैरों से रोड पर चलते हुए बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन दिखा। मजदूर चल रहे हैं, निपट रहे हैं, चल रहे हैं, निपट रहे हैं, और निपटने का कारण उनके लगातार चलना, और चलने का कारण डर, और डर का कारण कोविड। और कोविड क्यों हो रहा? क्योंकि एक क्रिया हुई लैब में जो भी हुआ। पर यहाँ पर मजदूर भाग क्यों रहे थे? क्योंकि उनको जॉब से निकाल दिया गया था। अब जब जॉब से निकाल दिया गया था तो उनके पास में इतनी आय नहीं थी कि वो एक महीने भी अधिक सर्वाइव अपने स्थान पर करे, अपने वर्किंग स्थान पर करे जहां पर वो काम करते हैं, इसलिए वो जा रहे थे। तो मतलब एक मजदूर की स्थिति में पूंजीवाद ने परिवर्तन लाया। बोले हाँ, कौन सा परिवर्तन लाया? सामाजिक या सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक लाया। इसका उदाहरण कौन बैठा? कोविड ने बता दिया। तो प्रश्न यही उठता है कि वर्तमान में क्या हमें फिर से समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए? क्या पूंजीवाद ने कुछ ऐसा दिया जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आए? और परिवर्तन लेकर आए तो कैसा परिवर्तन लेकर आए? पूंजीवाद। ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न इसलिए बनते हैं क्योंकि यूपीएससी का अगर आप नेचर को अगर पकड़ के चलते हो तो यूपीएससी का नेचर हमेशा कैसा रहा है? जो करंट में है उस बातों को लेकर वो कंटेम्परेरी पूछता है, वहां से थोड़ी सी बातों को निकालकर करंट में उस दोनों को मिक्सअप कर एक अच्छा क्वेश्चन लगाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चों ने हमेशा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए कि सोच कर पढ़ना चाहिए? सोच कर पढ़ना चाहिए। और सोच कर पढ़ने के बाद अपनी समझ को डेवलप करना चाहिए। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि बैतूल में बच्चे अगर पढ़ रहा है तो उसकी समझ जो है, क्योंकि दिल्ली और बैतूल में अंतर केवल इतना है, समझ का है। बच्चा यहाँ पर रटने की तरफ बढ़ता है, तो मत रटने की तरफ बढ़ो। रटने की तरफ बढ़े तो गड़बड़ हो जाए। यही चीज हमें करना है, और जब यही चीज करना है तो हमें पूंजीवाद का अभी का स्वरूप देखना है। तो भैया कैसे पूंजीवाद आए उसका भी स्वरूप देखना है। जब उसका स्वरूप देखना है तो हमें थोड़ा सा पुराना जाना पड़ेगा, और पुराना जाते हुए हमें कम से कम 400 साल की एक घटना को अच्छे से धीरे धीरे समझना। 400 साल है, क्योंकि पूंजीवाद को अगर आप देखोगे तो पूंजीवाद 3 रूपों में आया, अपने शरीर को बदलते रहे। जैसे आपका शरीर म्यूटेंट होते रहता है, आपका शरीर बदलते रहता है कि नहीं? जैसे आपका शरीर पहले क्या था? टेढ़ा, रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, दिमाग खोपड़ी मजबूत हुई, और हम होमोसेपियंस बने। होमोसेपियंस बनने के बाद पूंछ गायब हुई। पूंछ गायब हुई, जो दांत थे अक्कल दांत, कौन थे? अक्कल दांत। एक कहावत भी है, बड़ी अच्छी कहावत। एक यूरोपीय दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि महिला जो है बुद्धू इसलिए क्योंकि उनकी अक्कल दाढ़ नहीं है।
अब पता चलता है कि अक्कल दाढ़ कब आती क्यों थी, क्योंकि जब हम मनुष्य मांसाहारी होता है तो मांसाहारी काटता है, चबाता है, क्या करता है, पर सबसे ज्यादा क्या करता है, चबाता है। अगर चबाएगा नहीं तो वैसा पूरा पूरा जाएगा और तुम्हारे अमाशय में इतनी ज्यादा खिचड़ी बनेगी कि फिर तो समझ लो। तो इसलिए क्या बन जाता है कि वो काटा, फिर क्या करा, चबाया। तो चबाने के लिए अधिक दांतों की संख्या जरूरी है, नहीं तो एक बड़े एरिया को कवर करेगा। तो उसके लिए आपके एक बुद्धि दंत आता था 11-12 साल के बाद में, 18 साल के बाद में आता था। किसी को अभी भी आता है तो बेजा दर्द होता है कि अंदर, मतलब बुखार वगैरह सब आ जाता है। किसी किसी को बहुत लेट आता है, 40-50 साल के बाद में भी आता है। तो बोलते हैं अब तू बेटा बड़ा हुआ, पहले ये कहा होता है, अब तू बड़ा हुआ है, पहले ये कहा जाता था। जैसे कल ही हमारे घर में काम वाली बाई है, तो बोली कि मेरे दांत बहुत दर्द है, दांत बहुत दर्द है। तो मैंने बोला आंटी आपको बुद्धि दंत आ रहा है, बुद्धि दंत आ रहा है। हम उसके लिए मजाक के गुटखा खाती है, हम उसको ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि आपके दांत पूरे खराब हो, नहीं तो वो क्या करती है, दांत खराब रहने के अब फिर क्या बोलती है कि एक काम कर, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा, तू वहीं पर रहना और जितना भी रहेगा पूरा खर्चा मैं दूं, बस तू वहीं पर रहना, पूरा हम संभाल, मतलब समझ जाएगा। इसलिए मैंने उसको कहा आंटी अक्कल दाढ़ आ रही है, बुद्धि दंत आ रहा है, अब आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। और हो क्या, मैंने कहा हाँ होगा। पर मेन बात ये कि दांत तंबाकू खा खा के, गुटखा खा खा के उनके खराब हो चुके। मतलब अब ऐसा है कि अगर बहुत गन्ना वगैरह खा लेगा तो फिर गिर जाएंगे, बोबड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा समझ जाओ, कोई गुटखा तो नहीं खाता है। सिविल की तैयारी करने वाले गुटखे खाते तो मुझे थोड़ा सा ना अचंभा भी होता है कि कुछ रहते हैं हाथ में से लेते हैं बढ़िया और फिर खाते हैं और फिर क्लास में बैठते हैं। यार ये भी होता है क्या? कभी मैं मतलब सोचता हूँ कि ये हमारी चीज थोड़ी है। मैं ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुटखा जो है वो हमारे देश का नहीं है, वो अमेरिका से है, पुर्तगाली लेकर आया। कई ऐसी चीजें हैं, ये सबका रिलेशनशिप आपको पूंजीवाद से मिलेगा। पूंजीवाद को पढ़ने के पीछे एक और कारण बताते हैं, सिंपल सी कहानी बना देते, कहानियां बना देते, उसका उत्तर आपको पूरे के पूरे लेक्चर में मिल जाएगा। पूंजीवाद को बोला जाता है कि इसने स्वतंत्रता को लेकर आया। पूंजीवाद को कहा जाता है कि इसने सामंतवाद को खत्म करा। पूंजीवाद को कहा जाता है कि इसने उपनिवेशवाद को शुरू किया। ये शब्द आरोप लगते हैं। और पूंजीवाद को कहा जाता है कि इसने ही जो प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था थी उसको अप्रत्यक्ष में बदल दिया, अनुमान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जिस वजह से जो मंदी की भावना आती है, मंदी की स्थिति आती है, वो भयंकर होते जाती है। ये पूंजीवाद के ऊपर लगे हुए आरोप है। और जब आरोप लगे हुए हैं तो इन आरोपों को कई सारे जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट हैं इन आरोपों को हटाने का भी प्रयास करते हैं। उन सबका जवाब आपको लेक्चर में मिल जाएगा। तो हम अगर पूंजीवाद की अगर शुरुआत करें तो पूंजीवाद एक 500 वर्षों की यात्रा है। अब 500 वर्षों की यात्रा मतलब लंबा चलेगा, क्योंकि पूंजीवाद एकाएक नहीं है, पूंजीवाद का भी अपना समय है। तो 500 वर्ष अगर हम मान के चले तो इसमें 3 समय हम बांट के चल सकते हैं। और 3 समय अगर हम बांट के चल सकते हैं तो शताब्दी शताब्दी के रूप में बांट के चल सकते हैं। एक जो शताब्दी ईयर है वो रहा 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूंजीवाद। इसमें वाणिज्यवाद के रूप में पूंजीवाद है। इसमें किस रूप में है? वाणिज्यवाद के रूप में। अब था क्या, थोड़ा सा वाणिज्यवाद के रूप में पूंजी कैसे, आपको हम वो भी बताते हैं। एक ईयर को भी याद रखिएगा, 1776। इसको कुछ ऐसे ईयर है, कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि किसी ईयर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और कुछ इतिहासकार नहीं देते, स्वाभाविक रूप से। और इसमें भी याद रखिएगा
आप मेरी हर बात से सहमत हो ये जरूरी भी नहीं, और आप अगर असहमत हो तो ये मेरा अपमान भी नहीं है। बातें क्लियर है? अगर मैं अपना अपमान समझ रहा हूं तो मुझे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ाने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में आपकी बातों से नकर जाना ये सब्जेक्ट के जीवन के लिए लाभप्रद है। ये सब्जेक्ट के जीवन का नहीं तो सब्जेक्ट बढ़ेगा ही नहीं आगे। कोई अगर बोल देगा कि नहीं 1799 ही जो है वो ही पूरे विश्व में परिवर्तन का कारण बना और कोई कारण ही नहीं था, तो मतलब बस अब परिवर्तन का कारण 1799 आगे है ही नहीं, तो मतलब सब्जेक्ट में आगे किताब लिखने की आवश्यकता है क्या? सब्जेक्ट धीरे धीरे मरते चले जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, कोई अगर सहमत नहीं होता है तो मैं उससे अपमान नहीं मानता हूं, पर असहमत होने के संबंध में आपके पास में तर्क भी होना चाहिए और बोलने की भाषा भी होना चाहिए। अगर भाषा नहीं है, तर्क नहीं है, तो फिर असहमत होने का जो मनोभाव आपके मन में आ रहा है उसको थोड़ा सा दबा के रखो, ये होना चाहिए। असहमत होते हैं ना बहुत सारे लोग। अभी जैसे कहा, अभी आपको एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का हमने दिया था, लिखिए आप उस क्वेश्चन को। इंटरनेट ने सामाजिक संस्कृति को लेकर जो दिया है ना, क्या इंटरनेट ने मनुष्य के शरीर के ऊपर, मनुष्य के दिमाग के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लिया, और कब्जा ही कर लिया है कि मुझे ऐसा लगता है, रियल बता। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है IoT, इसने तो और मनुष्य को क्या कर दिया, घेरे में ला दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बांध दिया। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ हनी सिंह के गाने सुनते हैं तो पूरे हनी सिंह के गाने हैं, नेहा कक्कड़ के गाने हैं, अरे नेहा कक्कड़ और भी तो दिखा, वही 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 दिखाने लग जाता है। और जैसे ही कुमार शानू का गाना सुनते तो मन खिल जाता है। आप एक जैसा खाते हो तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप बोर हो, पर जैसे ही कुछ नया मिलता है तो अच्छा लगने लग जाता है। इंटरनेट ने भी वैसे ही कर दिया। अब जब इंटरनेट ने भी वैसे कर दिया तो इंटरनेट पर मिली हुई बातें बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि यही सत्य, लगातार वही बातें मिलती रहती है, और उससे ये हो जाता है कि कोई नया विचार उसको मिल ही नहीं पाता, और वो एग्रेसिवली इस बात को कह जाता है कि यार मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यहां पर उसका ये वहम उसके लिए भी घातक है, सोसाइटी के लिए भी घातक है, क्योंकि उसका ये अग्रेशन कहीं ना कहीं आगे दूसरों की बातों के प्रति घृणा लाएगा एक समय, और घृणा ही बौद्धिकता के ऊपर बट्टा लगाता है, जो आगे चलकर देश के विकास में भी अवरोध बनता है। दोनों प्रश्नों का जवाब हो गया? दोनों प्रश्नों का जवाब हो गया? दो प्रश्न थे, एक बौद्धिकता घृणा और एक इंटरनेट, जवाब हो गया। आज ये ह्यूमैनिटी में यही हो रहा है, उसको ही तो कम करना, क्योंकि पूंजीवाद को जब पढ़ेंगे तो पूंजीवाद में 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का एक बड़ा समय है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन होने के पीछे का कारण क्या है? एक घटना की अगर हम बात करें तो 1453 का एक ईयर है, जिस समय में जो एक बेजेंटियन रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, लंबा चला, प्राचीन काल में भी रहा और आधुनिक काल में भी रहा, और प्राचीन काल में भी रहा तो भी अब बड़े साम्राज्य, और आधुनिक काल के प्रारंभ में इसका समापन 1453, उस्मानी तुर्की, इन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ पर अधिकार करने की कोशिश की, और जब अधिकार किया तो कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन अगर आए तो हम उसे कहा जाता है दुनिया की खोज से हम कहीं ना कहीं उत्प्रेरक की भूमिका ये मान के चलते हैं कि 1453 की उस कस्तुंतिनिया पर अधिकार करने वाली घटना जिसे उस्मानी तुर्की ने किया, उसने पूरे यूरोप को झंझोर दिया, और झंझोर दिया उसमें विशेषकर उस पश्चिमी यूरोप के लोगों को झंझोर दिया जो लगातार भारत और चाइना के साथ होने वाले व्यापार में कस्तुंतुनिया का उपयोग करते हुए व्यापार करते थे। पर अब कस्तुंतुनिया पर अधिकार किसका हो गया? उस्मानी तुर्की का हो गया। और जब उस्मानी तुर्की का हो गया तो उस्मानी तुर्कियों के द्वारा उस क्षेत्र पर बैरिकेड लगाए, क्योंकि अगर हम व्यापार का अगर क्षेत्र की बात करें तो ये भारत बनता था, ये कस्तुंतुनिया बनता था, ये इटली बनता था, और ये बनता था यूरोप का शेष भाग। भारत चाइना से माल कस्तुंतुनिया जाता था,
कस्तुनतुनिया से माल इटली आता था और इटली से स्थल मार्ग से सभी जगह आता था। इससे हो क्या रहा था, दो जगह पर माल के रुकने के कारण लगातार यहाँ पर कर की मात्रा में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। और कर की मात्रा में वृद्धि होने के कारण हो यह रहा था कि इसके कारण कस्तुनतुनिया, जिसके ऊपर उस्मानी तुर्कियों का अधिकार था, उसकी नौसेना शक्ति, उसकी थल सेना शक्ति, उसमें लगातार वृद्धि होती है। क्योंकि कर जब बढ़ता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सैन्य स्थिति अपने आप क्या होती है, मजबूत होती है। तो इसी के बाद में ये इटली, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और छोटे छोटे राज्यों में बटा था, तो यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। अब एक शब्द आता है सामंतवाद क्या होता है, इसको सिंपल रूप में समझते हैं और समझते हुए सामंतवाद की थोड़ी सी प्रकृति समझ लेते हैं। एक रहता है किंग, एक रहती है प्रजा। सीधे से समझिए, एक रहता है किंग, एक रहती है प्रजा। जब इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहा जाता है। परंतु जब इनमें कई सारे मध्यस्थ आ जाते हैं और इन मध्यस्थों के द्वारा इनके ऊपर शासन किया जाता है, तब उस व्यवस्था को कहा जाता है सामंती व्यवस्था। इसमें हमेशा किंग क्या रहता है, कमजोर। मतलब जब एक बड़ा साम्राज्य बनता है और उसमें केंद्र में बैठा हो राजा, किंग, अगर वो कमजोर होता है तो दूरस्थ क्षेत्र पर वो शासन मजबूती से नहीं कर पाता, जिस वजह से वहां पर बैठे हुए सभी लोग अपने स्वतंत्र शासन को करते, परंतु जवाबदेही किसके प्रति रहते, किंग के प्रति रहते। इसे कहते हैं सामंती व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं, सामंती व्यवस्था। इटली में ऐसा ही सामंतवाद था, पर क्या हुआ, जब व्यापार होने लगा तो व्यापार को भी सामंती थोड़ी करते। सामंती लोग भोग विलास में डूबे वाले लोग थे, पर इस व्यापार में भूमिका निभाने वाले व्यापारी वर्ग थे। और जब ये व्यापारी वर्ग थे तो इन व्यापारी वर्गों ने भूमिका निभाई और बेतहा संपत्ति को अर्जित किया। और जब बेतहा संपत्ति को अर्जित करा तो व्यापार करने के कारण ही, और व्यापार में और लाभ को प्राप्त किया जा सकता था। एक अगर हम कहें, बोले ना, पूंजीवाद ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया तो सबको हमने बताया, अच्छा क्या किया वो भी बताते हैं। क्योंकि इस व्यापार से समाज में एक नया वर्ग निकल कर आया। क्योंकि पहले तो तीन ही वर्ग थे ना, राजा, सामंत, पोप पादरी और प्रजा। पर इस व्यापार के कारण एक नया वर्ग निकल कर आया, जिसे कहा गया व्यापारी वर्ग। और यह व्यापारी वर्ग, इसे अगला नाम दिया था मध्य वर्ग। ये मध्य वर्ग निकल कर आया और इस मध्य वर्ग के द्वारा इस बात को महसूस किया कि लगातार छोटे छोटे राज्य होने के कारण हमारे द्वारा होने वाले व्यापार में कमी आ रही है। क्योंकि हर जगह पर चुंगी देना पड़ रहा है, हर जगह पर कर देना पड़ रहा है। अगर इन सबको हटा देंगे और एक राज्य रहने देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक जगह कर देना पड़ेगा, और जब कर एक ही जगह देना पड़ेगा तो वस्तु की कीमत में क्या आएगी, कमी। जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो लाभ किसका बढ़ेगा, व्यापारी का। लाभ किसका बढ़ेगा, व्यापारी का। इसीलिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पर किंग और व्यापारी एक दूसरे के साथ में समझौता किया। समझौता करके किससे हटाया, सामंत को हटाया। किसे हटाया, तो पूंजीवाद जब आया, इसका सबसे पहला इंडिकेशन ये निकल कर आया कि इसने सामंतवादी व्यवस्था, जो राजा और प्रजा के बीच में संबंधों को कहीं ना कहीं विभाजित करते थे, खुद शासन करते थे, उसको हटाने का काम करा। क्योंकि पूंजीवाद का अगर मीनिंग बोले तो पूंजीवाद कहाँ है, अगर आपको देखना है, जैसे बोला जाता है बीमार हो रहे हो, बुखार, आप बीमार हो, उसका सबसे पहला इंडिकेशन ये रहता है कि आप जो सोते थे पहले 12 बजे 1 बजे, निशाचर प्राणी हो क्या तुम, अरे क्या 4 बजे तक के फोन चलाते रहते हो, ऐसा भी है क्या कार्तिक? 4 बजे ना 5 बजे से सुबह अर्ली मॉर्निंग सोता हूँ, फिर बाद में उठता हूँ 6 बजे, 1 घंटे की, बस बहुत काम है क्या मोबाइल चलाना, कुछ ऐसा तो नहीं। आप बीमार होंगे तो आपके पास में एक इंडिकेटर आ जाएगा, आप जल्दी से सोने लगेंगे। दूसरा ये होगा कि आपका खाना कम होगा। तीसरा एक और चीज हो जाएगा आपके साथ में, खाना कम हो जाने के साथ में आपको आलसी भी आने लगेगी, और आलसी आने के बाद में आपके हाथ पैर लुस्त होने लगेंगे। ये बीमारी के क्या है, इंडिकेटर।
आप इसे समझिए, लॉन्ग टर्म बीमारी यहीं से आ जाती है। आप क्या समझते, अरे थोड़ी सी थकान है, अरे थोड़ी सी थकान नहीं है, आपका शरीर थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है। ऐसा ही अगर हम कहें, तो वैसे पूंजीवाद का भी क्या है बेटा, कुछ इंडिकेटर्स है। अगर पूंजीवाद के कुछ इंडिकेटर्स क्या है, तो पूंजीवाद जहां पर आते हैं जब बाजार लाभ के लिए काम करने लग जाता है, तब समझ जाओ पूंजीवाद का प्रवेश हो गया। पूंजीवाद का मतलब इंडिकेशन क्या है, लाभ के लिए जब काम होता है। आप समझ जाओ किसका प्रवेश हो गया, पूंजीवाद का प्रवेश हो गया, मतलब अब पूंजीवाद चलेगा। क्लियर है बात? तो यहां पर व्यापारियों ने इस बात को ध्यान में रखकर एक सामंतवादी व्यवस्था को हटाया। और जब सामंतवादी व्यवस्था को हटाया, अभी पूंजीवाद आया है क्या? नहीं, धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है लाभ के लिए काम हो रहा है, और लाभ के लिए काम करने के लिए इन्होंने किसे हटाया, सामंतवाद को हटाया। और किसके बीच में रिलेशनशिप बन गया, किंग और व्यापारी के, मतलब दोनों ने मिलकर किसे हटा दिया, सामंतवाद। मतलब पूंजीवाद ने किसे हटाया, सामंतवाद को। मतलब एक पूंजीवाद की पकड़ क्या थी, एक ख्याति क्या थी, एक उपलब्धि क्या थी, सामंतवाद को हटाना। अब दूसरा दिमाग में ये भी आता है बच्चों के कि सर ये सामंतवाद कैसे आया। मैंने आपको बताया, जब राजा कमजोर होता है तो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए राजा के ही लोग जो स्वतंत्र रूप से शासन करने लग जाते हैं, तो उस कारण से हमें एक व्यवस्था का उदय दिखाई देता है जिसे कहते हैं सामंतवाद। ऐसा भारत में भी रहा, और ऐसा कहां पर रहा, यूरोप में। पर यूरोप का सामंतवाद बहुत खतरनाक था, हमारा सामंतवाद भी खतरनाक था। उन दोनों को समझेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जब हुआ, तो इसी के बाद में हुआ क्या, ये व्यापार चल रहा था सामंतवाद से का, क्योंकि पहला चरण वाणिज्यवादी पूंजीवाद का है। अब ये वाणिज्यवादी पूंजीवाद जब कहा जाता है, तो वाणिज्यवाद आया कहां से, और वाणिज्यवाद आया मतलब इसका मतलब है व्यापार हुआ, और जब व्यापार हुआ तो मतलब इसका कहीं ना कहीं मुद्रा का प्रचलन हुआ। दुनिया में पहले ये माना जाता था कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या था कि व्यक्ति वस्तु को देता था, और जो उसको कोई वस्तु अच्छी लगती थी उस वस्तु को लेता था। ये तब होता है बेटा जब व्यापार कम होता है। अगर व्यापार होता है तो वस्तु की जगह पर मुद्रा प्रणाली का इजाद होता है, और मुद्रा प्रणाली इजाद होने के पीछे दो कारण रहते हैं। एक एकीकृत बाजार व्यवस्था, मतलब सब खुला हो, सबके लिए खुला हो, सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा धातु की उपलब्धता। एकीकृत बाजार व्यवस्था हो मतलब दुनिया पूरी की पूरी व्यापार कर रही हो, तो अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन। और एक धातु, मूल्यवान धातु, अगर मूल्यवान धातु उपलब्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उसको मुद्रा मान ही नहीं सकते, नहीं मान सकते ना। तो मतलब दो चीज हमेशा जरूरी रहती है मुद्रा व्यवस्था को लाने के लिए। हुआ क्या, जब इस क्षेत्र में लगातार व्यापार बढ़ने लगा, और इस व्यापार के बढ़ने के कारण इटली के व्यापारियों ने अधिक समृद्धि को संग्रहित किया, तो संपत्ति को संग्रहित करके यहाँ के व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में जितने भी कस्तुनतुनिया से, क्योंकि कस्तुनतुनिया में कौन लोग रह रहे थे, ईसाई लोग ले रहे थे, और ईसाई लोगों को लगातार उपेक्षा झेलनी पड़ रही थी उस्मानी तुर्कियों की। तो उन्हें ऐसा लगा कि जब हमें उपेक्षित ही करवाया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, तो क्यों ना हम नवीन जगह पर जाए। तो बड़ी मात्रा में ये लोग आए, और जब ये लोग आए तो सामंतवादी लोगों ने इनको पराश्रय नहीं दिया, बल्कि किन्होंने पराश्रय दिया, व्यापारियों ने। सामंतियों ने क्यों नहीं पराश्रय दिया, क्योंकि सामंती अपने ही भोग विलास में ज्यादा मग्न थे। व्यापारियों ने पराश्रय दिया, आश्रय दिया। जब आश्रय दिया तो आश्रय देते समय में कस्तुनतुनिया में जो भारतीय संस्कृति का, जो चीनी संस्कृति का जो कहीं ना कहीं भाव था, वो कस्तुनतुनिया से उठकर इटली के क्षेत्र में आया। क्योंकि जितने सामंती लोग थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, और कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग हमेशा अगली संस्कृति को नहीं मानते थे। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि वोल्टेयर प्रबोधन में जी रहा था, समाज नहीं। मतलब अगर पुनर्जागरण काल चल रहा था तो सभी लोग पुनर्जागृत हो गए थे, ऐसा जरूरी होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर सामंती लोग अभी भी पुरातन व्यवस्था में ही जी रहे थे, और वो पुरातन व्यवस्था में जीकर पुराने धर्म की बातों को ही मान रहे थे। पर व्यापारी लोगों को व्यापार बढ़ाना था,
और व्यापार बढ़ाना था तो स्वाभाविक रूप से उनको दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ संबंध भी बनाना पड़ेगा, और जब संबंध बनाना पड़ेगा तो दूसरी संस्कृति के लोग अगर आएंगे तो उनको आश्रय भी देना पड़ेगा, और इन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर आश्रय दिया। और जब आश्रय दिया तो नवीन नवीन बातें निकल कर आए, नवीन बातें निकल कर आए, जिसमें पृथ्वी को लेकर बातें निकल कर आए। और जब पृथ्वी को लेकर बातें निकल कर आए तो कागज, क्योंकि कागज की खोज किसने करी? चाइना। चाइना। कंपास की खोज किसने करी? चाइना। कंपास की दिशा सूचक जिसे हम कहते हैं, उसकी खोज किसने करी? चाइना ने करी। सिविल सेवा की खोज किसने की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाइना। और किसने नहीं करी? अब उन्हें बाहर से आई ना, उसको संश्लेषित बाद में करा होगा, पर लेकर कौन आया? चाइना। सिविल सेवा, कंपास, कागज, कागज ईंधन, कागज आने पर परिवर्तन। मैं अगर देखता हूं पुनर्जागरण में तो कागज के महत्व को बहुत ज्यादा देखता हूं, क्योंकि पहले काम ताड़पत्र के ऊपर लिखा जाता था, पेड़ की जो छाल होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था सब चीज, और वो इतनी महंगी होती थी कि हर व्यक्ति के लिए उसको खरीदना कठिन था। तो मतलब जितनी भी किताबें लिखी जाती थी वो हर व्यक्ति तक के होगी ऐसी संभव नहीं है। कागज आया, और कागज के बाद में जैसे ही एक वैगनर, एक जर्मनी नागरिक था, उसके द्वारा जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, खोज कर दी, दुनिया में बाइबल की किताबें छपने शुरू। हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल, सामने पादरी बोल रहा है, नीचे वो पढ़ रहा है। अरे तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा है। यहाँ पर मतलब पादरी को करेक्ट किया जाने लगा, और जब करेक्ट किया जाने लगा तो इसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण का। तो मतलब अगर हम देखें तो इटली की समृद्धि, इटली के व्यापारियों की समृद्धि ने कस्तुनतुनिया के उन उपेक्षित लोगों को आकर्षित किया, और जब आकर्षित किया तो यहाँ पर नवीन संस्कृति का कहीं ना कहीं संग्रहण हुआ, और नवीन संस्कृति का जब संग्रहण हुआ तो पुरातन व्यवस्था का समापन हुआ। इस वजह से हम कहते हैं कि इटली में ही क्या हुआ? पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। जब इटली की समृद्धि बढ़ी तो भैया इटली तो पहले से छोटा था ना। जब इटली छोटा था तो स्वाभाविक रूप से इटली अब बड़ा हो रहा है और दुनिया में नेतृत्व कर रहा है, यूरोप में नेतृत्व कर रहा है, तो बाकी देशों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जितने पश्चिमी देश थे, अब मैं बोल रहा हूँ पश्चिमी देश, तो दिमाग में आ रहा होगा आप लोग, जितने भी पश्चिमी देश थे उन पश्चिमी देशों के लोगों में कहीं ना कहीं भाव आए कि भैया व्यापारिक लाभ दो ही लोग ले रहे हैं, एक तो कस्तुनतुनिया और एक इटली, और हमारी संपत्ति पलायन होकर कहां पर जा रही है? इटली और कस्तुनतुनिया में। तो भैया हमें भारत और चाइना तक के पहुंचने के लिए नवीन मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। किसकी खोज करनी पड़ेगी? और जब नवीन मार्ग की जब खोज करनी पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने नवीन मार्ग, पीटर द ग्रेट, रशिया का शासक था, उसके बारे में आपको मॉडर्न इंडिया में बताएंगे। आपको हम एक महिला है, आपने एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, एलिजाबेथ प्रथम, जो इंग्लैंड की महारानी थी। ऐसे ही एक नेविगेटर करके थे, स्पेन के शासक, पुर्तगाल के शासक थे, इनके द्वारा बड़ा अभियान शुरू करा। नेविगेटर के नाम से, नेविगेशन शब्द कहां से आया? वो नेविगेटर के नाम से ही आया। ये खुद शासक थे पर इतने ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे व्यापार में कि इन्होंने सोचा कि भैया अब मुझे भारत तक के पहुंचने के लिए नवीन मार्ग खोजना ही पड़ेगा। जिंदगी लगा दी इन्होंने भारत की खोज में, और जितने भी व्यापारी लोग थे उनको कहा कि तुम्हें मैं पैसा देता हूं, तुम लोग आगे बढ़ो और भारत के तक पहुंचने के लिए नवीन मार्ग को खोजो। यहां पर ये काम किया और धोखे से अमेरिका की खोज हुई। चाह कर नहीं हुई, किससे हुई? धोखा। धोखा भी होता है ना, कभी कभार धोखे में बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, होता है कि नहीं? कभी हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं? धोखे में बहुत सारी चीज अच्छी हो जाती है, जैसे धोखे में अच्छी टारगेट। मैं यही बोलता हूँ, धोखे में ही है, या तो कुछ नहीं, धोखा ही है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो हम यही कहते, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी है ये संस्था, सो है। चलिए, तो भारत की खोज, अमेरिका की खोज। मैं ये बता रहा हूं कि अमेरिका की खोज ने क्या परिवर्तन ला दिया, क्योंकि इसके पहले यूरोप में सामंतवाद धीरे 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 मध्यवर्ग और किंग के बीच में संबंध के कारण टूट रहा था, क्योंकि ये देखा जा रहा था मध्य वर्ग के द्वारा कि लगातार सामंतवादी स्थिति के कारण वो व्यापारिक लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे, और किंग भी ये देख रहा था कि मैं कमजोर पड़ा हूं इन लोगों के कारण। तो भैया आओ हम दोनों मिलते हैं और किसे हटाते? सामंतवाद हट रहा था। पर इसी दौरान क्या हुआ?
इसी दौरान घटना ये घट गई कि अमेरिका की खोज हो जाने के बाद में अमेरिका से कई सारी प्रेशियस चीजें वहां से मिल गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं पोटैटो। तुम एक पोटैटो खा लो, दिन भर काम कर लो, दिन भर काम कर लो, इतनी एनर्जी, स्टार्च बहुत रहता है उसमें। आप पोटैटो के ऊपर एक पिन लगा देना और लगाने के 4-5 पोटैटो ऐसे रख देना, उसमें पिन लगा देना, अर्थिंग वगैरह सब दे देना, लेकिन लाइट जलेगा। ये कितने लोगों ने फॉर्मूला लगाया है, प्रदर्शनी वगैरह नहीं होती थी पहले स्कूलों में, तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। पूरे यूरोप की जनसंख्या के बढ़ाने में पोटैटो की महत्वपूर्ण भूमिका। मैं टमाटो की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ? पोटैटो की बात कर रहा हूँ। पोटैटो ने बहुत काम कर दिया। मतलब पोटैटो अगर नहीं आता यूरोप में वाणिज्यवाद नहीं आता, यूरोप में पूंजीवाद नहीं आता, क्योंकि पूंजीवाद किसके ऊपर निर्भर है? मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? मांग और वाणिज्यवाद भी किसके ऊपर है? मांग और आपूर्ति के आधार पर। और मांग ज्यादा रहेगी तभी तो आपूर्ति होगी, और मांग तब ज्यादा रहेगी जब जनसंख्या रहेगी, और जनसंख्या तब रहेगी जब पैदा होंगे, और पैदा होने के बाद लंबा चलेंगे, निपट रहे नहीं तो जल्दी जल्दी। पोटैटो ने पैदा हुए लोगों को ज्यादा समय तक के जीने के लिए एक सहूलियत पैदा हो गया। जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही तो व्यापारी को प्रोत्साहन मिल रहा कि भैया अब मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से इसको मांग को पूरा करने के लिए आप दुनिया से वस्तु को लेकर आओ और यहाँ पर आकर खपत करो। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में एक अवधारणा चलती थी, और अवधारणा चलती थी तो उसमें कहा जाता था कि एक देश दुनिया पे व्यापार करता है और दूसरा देश दुनिया में व्यापार करता है, दुनिया में व्यापार करता है। हम कहानी के रूप में बता, मैंने क्या, मैं आंख बंद करके पढ़ाऊंगा और आप समझते चलो। थोड़ा क्लास में बैठिएगा। अब बहुत सारा आप लोगों ने मेकअप अच्छा कर लिया है क्लासेस में। दुनिया मतलब पहले अवधारणा चलती थी कि दुनिया का व्यापार सीमित है, अगर एक देश अगर इसमें व्यापार करेगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरा देश का इस व्यापार में हानि होगी। मतलब ए देश के द्वारा और बी देश के द्वारा एक दुनिया में व्यापार किया जा रहा है, तो ए देश अगर व्यापारिक लाभ कमा रहा है तो इसमें छुपा हुआ है कि जो बी देश है व्यापारिक हानि को कमा रहा है। तो अगर इस व्यापार में अगर लाभ को प्राप्त करना है तो इस दुनिया को जीतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। और जब जीतेंगे तो भैया यहां से वस्तु को यहां से वस्तु को यहां लेकर आएंगे, जिस वजह से लगातार लाभ की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तुम मुझे बताइए इस क्षेत्र पर अधिकार कौन करेगा? जनता करेगा कि किंग करेगा? किंग करेगा। मतलब पूंजीवाद पहले आरंभिक चरणों में किस लेकर आया? वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद में पहले राज्य की भूमिका व्यापार को संतुलित करने की थी। राज्य ही हर प्रकार के कार्यों को करता था, राज्य के द्वारा कीमतों को निर्धारित किया जाता था, और राज्य के द्वारा जब कीमतों को निर्धारित किया जाता था जिस वजह से अल्टीमेटली प्रारंभिक स्तर पर लाभ तो भैया मूल देश को हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में मूल देश को ही हानि होगी। क्योंकि होता यह था, कल मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था ए और बी का, कि अगर मान के चलिए ए देश के द्वारा व्यापार किया जाता है बी देश के अंतर्गत, तो बी देश के अंतर्गत किया जाता है, तो बी देश के अंतर्गत किए जाने के कारण हमें यह दिखाई देता है कि बी जो देश है वो कच्चे माल का सोर्स है और ए देश जो है वो पक्के माल को बनाता है। तो बी देश से ए अपनी वस्तु की कीमत को कम करने के लिए ए बी से सस्ते दर पर कच्चे माल को खरीदेगा, और जब सस्ते दर पर कच्चे माल को खरीदेगा तो एक सस्ते दर पर पक्के माल को बनाएगा, और इतना ज्यादा बना जाएगा कि भैया उसके पास में एक समय में इतना पैसा रहे, इतना माल रह जाएगा कि वह अपने ही बाजार में उस माल को नहीं बेच पाएगा। इसलिए उसको दुनिया के बाजार में बेचना पड़ेगा, और बेचेगा कहां पर? जहां पर उसका अधिकार हो, जहां पर उसका अधिकार हो। और जब अधिकार हो तो कहीं ना कहीं वो कहां पर बेचेगा? बी में। कहां पर बेचेगा? बी में। और जब बी में बेचेगा तो भैया बी के लोग खरीदने की भी तो हैसियत में होना चाहिए। पहले आर्थिक रूप से पंगु किसने करा? तो ए ने करा। तो अब नुकसान किसे होगा? ए को ही होगा, ए को ही होगा। अब मुझे बताइए, एक शब्द बोल रहा हूं, वाणिज्यवाद जो पूंजीवाद का आरंभिक चरण था, इसने उपनिवेशवाद को पैदा किया।
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे किया कि नहीं? जब इस पर अधिकार करना है ए के द्वारा, तो ए इसे उपनिवेश बनाएगा अपना, जो किसके लिए लाभ का काम कर रहे हो? ए के लिए, मतलब मात्र देश के लिए। तो मतलब पूंजीवाद अपने आरंभिक चरण में ही बेकार था। आरंभिक चरण में ही बेकार था। कार्ल मार्क्स ये बोलता था, पूंजी तू तो गया, तू तो मरेगा। मतलब उसका स्लोगन ये था, पूंजीवाद तो मरेगा ही, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक स्वरूप से ही बेकार है। क्योंकि इसने जो समृद्धि ली है दूसरे के खून को चूस कर, स्वाभाविक है। ए ने समृद्धि को लिया है बी के खून को चूस कर, मतलब ए ने समृद्धि को प्राप्त करा पर बी ने गरीबी को प्राप्त करा। मतलब अगर ब्रिटेन की समृद्धि है तो कहीं ना कहीं भारत की क्या है? गरीबी। तो भारत की गरीबी ब्रिटेन की समृद्धि का क्या है? कारण है। तो आप ये बोल सकते हैं। तो मतलब पूंजीवाद आरंभिक चरण में ही बेकार था, और जब आरंभिक चरण में ही बेकार था तो इससे एक और चीज निकल कर है वाणिज्यवाद, कि ए को लाभ तो हो प्रारंभिक स्तर पर बी को हानि हुई, और जब बी को हानि हुई तो बी की हानि लॉन्ग टर्म में ए की हानि का कारण बनी। इस वजह से हुआ क्या, जो 1701 से लेकर आगे 1750 तक के जो व्यापार लगातार बढ़ता चले गया, यूरोप में व्यापार बढ़ा। 1700 के करीब करीब में एक शासक था फ्रांस में, जिसका नाम था लुई 13वां, लुई 14वां, बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। लुई 13वां वो है जिसने वर्साई के महल को बनाया, याद है कि नहीं? वर्साई की संधि। और लुई 14वां वो है जिसने मैं ही राज्य हूं ये बोला। मैं ही राज्य मतलब मैं ही सब कुछ। कौन हूं? मैं ही सब कुछ। और जब ये उसने एक शब्द बोला तो इस शब्द के कारण कहीं ना कहीं पूरे के पूरे फ्रांस में एक प्रकार के शासन की स्थापना हुई। और जब एक प्रकार के शासन की स्थापना, फ्रांस के अंदर लगातार व्यापार बढ़ा। इतना व्यापार बढ़ा कि आंतरिक व्यापार कहा जाता है कि 5 गुना के करीब करीब बढ़ा। मतलब जो 1701 के पहले जो व्यापार था वो 1750 आते आते 5 गुना हो गया। परंतु ये जो व्यापार था ये बी के शोषण का परिणाम था। 1750 के बाद में इसका परिणाम एक बार भी दिखने लगा, मतलब फ्रांस पर भी दिखने लगा। अब जब फ्रांस पे दिखने लगा तो केवल फ्रांस उपनिवेश बना रहा था कि ब्रिटेन भी उपनिवेश बना रहा था? ब्रिटेन बना रहा था कि पुर्तगाल भी बना रहा था? पुर्तगाल बना रहा था कि स्पेन भी बना रहा था? याद रखिए, एक समय में पुर्तगाल और स्पेन दोनों एक हो गए। पुर्तगाल के ऊपर स्पेन का अधिकार हो गया और उस अधिकार के कारण दोनों एक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में सभी देशों के ऊपर उस वाणिज्यवादी व्यवस्था के कारण अल्टीमेटली नुकसान हुआ। और जब वाणिज्यवादी व्यवस्था के ऊपर अल्टीमेटली सभी लोगों के ऊपर नुकसान हुआ तो इस बात को लेकर एक छोटा सा व्यक्ति एडम स्मिथ, उसने एक किताब लिख डाली और प्रकाशित हुई 1776 में, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, उन्होंने किताब लिखी, और किताब इसलिए लिखी उन्होंने क्योंकि वाणिज्यवाद बहुत बेकार कर रहा था। वो एक समय में मंदी को ला रहा था, घाटे को ला रहा था, और शोषण को भी लेकर आ रहा था। इसलिए उन्होंने वो किताब लिखी। उन्होंने वाणिज्यवाद को लेकर किताब लिखी, उन्होंने पूंजीवाद का एनालिसिस नहीं करा। तो आप कभी भी एडम स्मिथ को गालियां मत दीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन 2016 का पूछा वाला है। जिस पूंजीवाद ने में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा, वहां कार्ल मार्क्स ने काली छाया। मतलब आप सीधे सीधे बोलो ना एडम स्मिथ बेकार है, अरे भैया उसने किताब लिखी, एनालिसिस करने का काम उसके बाद में उस किताब के ऊपर आई विचारधारा का इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। मैंने कोई बात बोली, बात बोलने के बाद में आपने उसको लगाया, और लगाने के बाद में आप उसका मूल्यांकन करोगे क्या नहीं? तो भैया मूल्यांकन में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रहती है? सोना नहीं रहती है कि एब्सोल्यूट नहीं रहती? एब्सोल्यूट धीरे धीरे बदलती है ना। तो भैया एडम स्मिथ आया। एडम स्मिथ अच्छा व्यक्ति था और इसने पूंजीवाद को लाने का भरपूर प्रयास करा, और उसने कहा कि पूंजीवाद आएगा, समृद्धि ही समृद्धि दुनिया में छाएगी, इतनी समृद्धि छाएगी सब लोग लाभ लेंगे। क्या लाभ लेंगे? सब लोग लाभ लेंगे। अब सब लोग लाभ लेंगे तो कैसा लाभ लेंगे?
उसने एक शब्द कहा कि भैया लाभ लेने के पीछे का कारण ये रहेगा क्योंकि व्यापार में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और राज्य नहीं रहेगा। राज्य किसी भी प्रकार की बातें नहीं करेगा। एक शब्द कहा जाता है कि अमेरिका में क्रांति आर्थिक हितों के कारण हुई। अमेरिका में क्रांति किसके कारण हुई? आर्थिक हितों के कारण हुई। तो वहां फ्रांस में क्रांति जॉन लॉक के सीमित राजतंत्र के कारण। जॉन लॉक करके एक व्यक्ति था, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी कहानी, आप लोग समझ में, ये बताने का उद्देश्य क्या है कि आपके दिमाग में बातें ना थोड़ी सी ज्यादा रहे। आप अगर सीमित में जो सर इतना बताते हो जितना हमारा दिमाग ढो रहा है, बोलूंगा उतना मत मेरे पास मत रहिए। आप आंखें बंद करके थोड़ा सा पानी पी कर बैठे रहे और मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाना है, पी कर बैठे रहिए, पढ़ाना है। पानी पीजिए, झपकी लीजिए, कुशन वगैरह लाकर रख दीजिए। ये लाइट फिर बाद में बेटा दिखेगा, वो वाला चालू, वो नहीं शुरू हो सकता ना बेटा, पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। बात ही तो चल रही है, आप तो सोइए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण जी की तरह जैसे शेषनाग के ऊपर सोते हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वो बना ही दिया जाए और बच्चों आराम से नींद आती है। और थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहा करें। क्या है कि आप लोगों ने सुन रहे हो, आप बातों को लिखने। जॉन लॉक आया तो लिखा था सीमित राजतंत्र का सिद्धांत उसने दिया। अब क्या हुआ, क्या अब आपको हम बताते हैं। जब आपके घर में कोई है ना आपकी मदद करता है और आप शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उदाहरण क्या समझे, आप शक्तिशाली हो जाते हैं तो आपको ये घमंड आने लग जाता है कि ये शक्ति का कारण मैं हूं। ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है, नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो एक बार घमंड आता है, कारण मैं, मेरी मेहनत। अरे भैया मैं भी कुछ हूं क्या नहीं। अब हुआ यही, ये किंग शक्तिशाली हुआ, सामंत लोग हटे, मदद किसने करी? व्यापारी वर्ग, उसे क्या कहा गया? मध्य वर्ग। अब जब किंग बढ़ा तो कई सारे किंग निकल कर आए, जिसमें आपको मैं पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, नेविगेटर, या फिर आप अगर देखेंगे तो एलिजाबेथ प्रथम। इन लोगों ने क्या किया, भरसक रूप से अब इन्हीं मध्य वर्ग को दबाना शुरू करा। मध्य वर्ग का दिमाग खराब, और जब मध्य वर्ग का दिमाग खराब तो मध्य वर्ग ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, और मध्य वर्ग ने जब इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो यही आवाज आगे चलकर क्या बनी, राजतंत्र को समाप्त करने का कारण। और एडम स्मिथ इस बात में थोड़ी सी और चिंगारी भर रहा है, बारूद भर रहा है, और वो कह रहा है कि जब अगर राजा मजबूत होता है तो व्यापार में सब निर्धारण राजा करता है। मतलब व्यापार की भूमिका में, व्यापार के निर्धारण में किसकी भूमिका आ जाती है? और मतलब, और एक और शब्द कह रहा है कि दुनिया में सब चीज खराब हो सकती है पर बाजार सत्य असत्य जानता है। दुनिया में कई सारे मनुष्य के डिसीजन खराब हो सकते हैं क्योंकि मनुष्य है, गलती हो सकती है, पर बाजार से कभी गलती नहीं होती। तो मतलब बाजार को स्वतंत्र छोड़ो, वो खुद निर्णय ले लेगा, उसका नियंत्रण से बाहर निकालो। मतलब राजा की शक्ति को कम करो, और राजा की शक्ति को कम करो, ये बात कौन कह रहा है? एडम स्मिथ कह रहा है। ये सीमित राजतंत्र का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। किसने दिया? जॉन लॉक को याद रखिए, जॉन लॉक को भूलना नहीं। जॉन लॉक को इसलिए नहीं भूलना क्योंकि एक नेपोलियन व्यक्ति था, उसने कहा था कि फ्रांस के लोगों में जो क्रांति के विषय में जो एक प्रकार की बातें घूम रही है, इसको हटाना पड़ेगा। तो जॉन लॉक के सिद्धांत को लेकर आया, तो उसने बोला था रूसो को जाना पड़ेगा, जॉन लॉक को लाना पड़ेगा। ये उसके बाद उसने लेकर भी आया और उसने उसके हिसाब से शासन भी किया। तो यहाँ पर एडम स्मिथ ये बात कह रहा है, और एडम स्मिथ के द्वारा ये बात कहते हुए उसने कहा कि बाजार इतना खतरनाक जस्टिस की तरह काम करता है, जज है वो, कि पूरे के पूरे बाजार में अगर कोई भी बेकारी फैलाने का काम करता है तो बाजार उसे त्वरित दंड देने का काम करता है। राजा तुम मत काम करो क्योंकि तुम इंसान हो, तुम देवता नहीं हो, तुम कौन हो? और इंसान से गलती होती है, मानो, तो तुम हटो, बाजार खुद काम करेगा, स्वतः नियंत्रित करेगा। और नियंत्रित कैसे करेगा? मांग और आपूर्ति के आधार पर, और मांग और आपूर्ति के आधार पर
बाजार में शामिल तीनों ही वर्ग एक दूसरे को नियंत्रित करते रहेंगे। और वो बता रहे हैं कैसे करते रहेंगे, तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाजार में 3 लोग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक कौन होता है, पूंजीपति वर्ग, एक उत्पादक वर्ग, एक कौन होता है, पूंजीपति वर्ग, एक रहता है उत्पादक, जिसे कहते हैं मजदूर, किसे कहते हैं, मजदूर, एक रहता है पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और एक रहता है उपभोक्ता वर्ग। ये 3 वर्ग होते हैं, मतलब 3 वर्ग ही निर्धारित कर जाते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी होना, ये अपने आप एक दूसरे को चेक एंड मेट करते रहेंगे, काउंटर करते रहेंगे। पूंजीपति वर्ग क्या करता है, वस्तु के उत्पादन के लिए पूंजी लगाता है। मजदूर क्या करता है, उत्पादन करने में भूमिका निभाता है। उपभोक्ता क्या करता है, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, ये करता है। पूंजीपति वो क्या कह रहा है, पूंजीपति वर्ग अगर लाभ को ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो 2 काम कर सकता है। एक, मजदूर के लाभ को कम करेगा, एक किसे काम करेगा, और दूसरा कीमत को बढ़ाएगा। अगर मजदूर के लाभ को कम करेगा तो मजदूर हड़ताल करेगा, और कीमत को बढ़ाएगा तो उपभोक्ता लेने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। क्या करेंगे, मना कर देंगे। तो इसके माध्यम से ये अब अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करेगा। ये सोचेगा कि जितना मिलना चाहिए उतना ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कीमत की आवश्यकता है क्या, मतलब बाजार को निर्धारित करा। उपभोक्ता को अगर नियंत्रित करना है तो अच्छी क्वालिटी की वस्तु को बनाओ, उपभोक्ता अपने आप क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। मजदूर को नियंत्रित करना है, मजदूर को नियंत्रित करना है तो पूंजीपति और उपभोक्ता अपने आप उसे नियंत्रित कर जाएंगे, क्योंकि मजदूरों की संख्या जब ज्यादा रहेगी तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई मजदूर लगातार अगर आंदोलन करता है तो स्वाभाविक रूप से अगर वो गलत है तो उसको हटाने का काम कौन कर जाएगा, पूंजीपति कर जाएगा। तो एक प्रकार से एक दूसरे को हर कोई क्या कर जा रहा है, नियंत्रित कर रहा है। मतलब किसी राज्य की आवश्यकता है क्या, नहीं, मतलब खुद बाजारी कर लेता है। यहां पर एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को केवल नाइट वॉचमैन की भूमिका निभानी चाहिए। नाइट वॉचमैन क्या करता है, केवल देखते हुए जाता है, अंदर क्या चल रहा है पता करता है क्या, जब कुछ होता है तो सीटी बजाता है ना, और जोर जोर से सीटी बजाता है, बाकी कुछ करता है क्या। वैसे ये भी बोलो कि तुम नाइट वॉचमैन की तरह भूमिका में रहो, और जब नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहो तो वही ज्यादा अच्छा है। अब इस बात से हुआ क्या, पूंजीवाद कैसे आया, एक शब्द है बेटा, औद्योगिक क्रांति। आप लोगों ने पढ़ा, दुनिया को पता ही नहीं चला, कुछ चीज बोल रहे अनजाने में हो जाती थी। हमने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था औद्योगिक क्रांति के समय, जिसने एक शब्द को कहा था, अर्नोल्ड टॉमली। टॉमली का नाम बताया था ना अभी औद्योगिक क्रांति में, बताया था कि नहीं। औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति का शब्द का अर्थ एक परिभाषा के रूप में आपको हमने लिखवाया, औद्योगिक क्रांति। भूल गए सब, अब याद आया। हाँ धीरे से, अर्नोल्ड लिखा है कि नहीं, अर्नोल्ड टॉमली। ये 1880 के करीब करीब इस व्यक्ति ने शब्द का प्रयोग करा है। 1880 ब्रिटेन में हो गई औद्योगिक क्रांति 1750 से लेकर चलिए 1850 तक की, और फिर उसने चेंज करा और औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत हुई। पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद आया, कब आया, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। पर जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत, औद्योगिकरण की शुरुआत कहां से हुई, प्रबोधन की उस चिंतन की अवस्था के कारण। अगर प्रबोधन नहीं आता तो व्यक्ति तर्क नहीं करता, और व्यक्ति तर्क नहीं करता तो विज्ञान की ओर नहीं बढ़ता, और विज्ञान की ओर नहीं बढ़ता तो आविष्कार नहीं होते, आविष्कार नहीं होते तो मशीनों का निर्माण नहीं होता। तो जब मशीनों का निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं उत्पादन करने की व्यवस्था में परिवर्तन आया, और उत्पादन करने की व्यवस्था में परिवर्तन आया तो प्रबोधन के कारण कहीं ना कहीं जब मानव को ही श्रेष्ठ माना गया तो मानव हितैषी उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। पोटैटो आ चुका था, जनसंख्या बढ़ रही थी, और जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो वस्तु की मांग बढ़ रही थी, और वस्तु की मांग बढ़ रही थी तो पुरातन व्यवस्था
जिसे हम कुटीर उद्योग व्यवस्था कहते थे, वो कुटीर उद्योग व्यवस्था उस उत्पादन की क्षमता के आधार पर मांग की क्षमता को क्या नहीं कर पा रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे। इससे कौन सी व्यवस्था को लाएंगे, कारखाना व्यवस्था। और जब कारखाना व्यवस्था आई तो समझ में आया कि इसमें कीमत ज्यादा लग रही। अगर कारखाना व्यवस्था में भी लाभ को कमाना है तो किसे लाना पड़ेगा, मशीनों को लाना पड़ेगा। किसे लाना पड़ेगा, और जब मशीनों को लाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से पूंजीपति मशीन को लाएगा, मजदूर उस मशीन का उपयोग करेगा, और बनी हुई वस्तु का उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। बात समझ में आ रही है। पहला कौन सा चला, वाणिज्यिक पूंजीवाद, अब कौन सा चल रहा है, औद्योगिक पूंजीवाद। अब जब यहां पर आए तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि जब मशीन आएगी ये इस बैलेंस को खत्म करेगी। मशीन कौन लेकर आ रहा है, और जब पूंजीपति ला रहा है तो उस मशीन का उपयोग करते हुए वो 10 मजदूर 100 मजदूर के बराबर एक मशीन के माध्यम से काम कर लेगा। मशीन क्या कर रही है, ऑयल मांग रही है, डीजल मांग रही है, बोल रही है क्या, बस बटन चालू करो, धड़ 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 उत्पादन, बटन बंद करो, उत्पादन बंद। और क्या बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, बस तुम ही समझ जाओ कि उसको किसकी आवश्यकता है, ऑयल डालो, ग्रीस करो, बस। हड़ताल कर रही है क्या, कीमत को बढ़ाने की बात करी क्या, मजदूर को बढ़ाने की बात करी क्या, मजदूरी की बढ़ाने की बात करी क्या, कुछ नहीं करी। लेकिन तुम बस इलेक्ट्रिसिटी बरोबर देते रहो और उसमें ऑयल डालते रहो, ग्रीस डालते रहो, बाकी सब काम में कर दूंगी। कौन मजबूत हुआ, मजदूर की पूंजीपति। कौन कमजोर हुआ, मतलब जो एडम स्मिथ ने जो बातें बोली थी कि राज्य के व्यापार में किसी प्रकार की भूमिका नहीं होना चाहिए, कि राज्य व्यापार अपने आप बाजार, अपने आप राशनल, वो खुद हर बात का निर्धारण कर लेता है। पर औद्योगिकरण में जिन मशीनों का उपयोग किया गया, उन मशीनों ने कहीं ना कहीं इन 3 वर्गों में से एक वर्गों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। अब जब कमजोर किया तो अब पूंजीपति वर्ग जो बोलेगा मजदूर को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि कहीं ना कहीं नौकरी ना चले। पूंजीपति वर्ग ने बोला 24 घंटे काम करता है, काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। 24 बोला तो 36 घंटे काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि कोचिंग में आने का समय निर्धारित करके जाओ, जाने का कौन करेगा, मैं करूँ। ऐसा होना चाहिए कि एक दिन ऐसी बड़ी मनोकामना है वो पूरी भी करता हूं मैं, दिन भर पढ़ाओ। हाँ, जब हम पढ़ा रहे हैं तो फिर आपने लोगों ने भी क्या करना चाहिए, दिन भर पढ़ना चाहिए। मतलब पूरा जो भूत है ना बाहर वगैरह घूमने का, चौपाटी से लेकर बाकी सब, डुमका ढाना, बब्बू ढाना, ये सब बंद हो तो ज्यादा मजा आएगा, तो ज्यादा मजा। तो वैसे ही पूंजीपति वर्ग, मतलब मैं कौन हूं, पूंजीपति। अब मैंने कहा कि तुम्हें जो काम करना है वो तो करना ही है, परंतु समय निर्धारित में करूंगा। मैंने अभी आपको एक कहा था, तुम जानवर हो कि इंसान हो। बेटा अभी पढ़ने का मजा ले रहे हो, मजा ले रहे हो कि बस ऐसे बैठे हो, सच सच बताओ, उपाधि मिल जाएगी। जानवर और इंसान के बीच में अंतर क्या है, ताकत किस में ज्यादा है, जानवर। ताकत ज्यादा हो जाने के बावजूद भी वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काम में मजे लेता है। जब भी तुमको काम में मजे नहीं आ रहे मतलब तुम जानवर हो। समझे क्या नहीं, समझे। अगर तुम मजे नहीं ले रहे हो तो तुम क्या होगे, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्या काम में क्या लो, पढ़ाई में क्या लो, मजे लो। नहीं तो तुम क्या हो बेटा, क्लियर है बात है, क्लियर है क्या नहीं, मतलब समझ गए, क्लियर है क्या नहीं, इधर ध्रुव समझ गए। अपन क्या इंसान, पर भैया इंसान एक समय तक के मजे ले सकता है जब तक कि उसके शरीर के कार्य करने की क्षमता, उसके बाद मजे लेगा 8 घंटे, मतलब मैं 8 घंटे आप लोगों को लगातार पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं भी क्या हूँ, जानवर। इसलिए मैं आजकल बोलता हूँ कि कैसी स्थिति, सर जानवरों जैसी स्थिति होगी। जैसे कल हमारे भैया का फोन आया, कैसे चल रही है कोचिंग, सब बढ़िया चल रही है, पर भैया बस इतना हो गया, स्थिति जानवरों जैसी हो गई।
सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक की केवल दिमाग में काम ही काम लगे रहता है, खुद का वक्त है ही नहीं। पहले तो भी ऐसा होता था कि कोस में चले जाते थे, आराम से वो लहरों को जैसे चलते हुए देखते थे तो थोड़ा सा खुशी जैसी लगती थी। अब तो सर सब चीज है ना ऐसे रसहीन लगने लगी, मतलब मोबाइल भी ऐसा लगता है ना 5 मिनट ये लगने लगे। ऐसा होता है, मानिए होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जिंदगी में ऐसा एक बार होना चाहिए, तभी तो फिर आदमी सब चीज की वैल्यू निकल कर आती। तो यहां पर ये जो आया, अभी हुआ क्या, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेविड रिकार्डो। नाम याद रखिएगा, कल भी आएगा। डेविड रिकार्डो और एक था माल्थस, दो को नाम याद रखिएगा, अगर भूल गए ना बेटा डंडे पड़ेंगे बातों के, है ना। डेविड रिकार्डो और माल्थस। बोर तो नहीं हो रहे, लंबा क्लास चलेगा, बुरा तो नहीं लगेगा, नहीं मतलब आराम से पढ़ाएं, चलिए कहानी भी बताते चले। अब डेविड रिकार्डो करके, अब एक शब्द जो कार्ल मार्क्स ने प्रयोग करा, वो करा मजदूरों के लिए आत्मलोभ का शिकार हो जाना। आत्मलोभ मतलब आत्मा मर जाना। आत्मा कब मर जाती है, जब तुम जानवर हो जाते हैं, और जानवर तब हो जाते हो जब आप काम में मजा नहीं लेते हो। आया समझ में। अब हुआ क्या, डेविड रिकार्डो ने ये मजदूरों की हड़ताल के ऊपर एक बात बोली। डेविड रिकार्डो ब्रिटेन का था। अब हुआ क्या, चर्टिश चार्टर आंदोलन चल रहे थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पहले औद्योगिक क्रांति हुई, और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मजदूर वर्ग कहां पर बना, सबसे पहले ब्रिटेन में बना, और ब्रिटेन में बना तो सबसे ज्यादा शोषित भी कहां पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। तो शोषण के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया, और जब आंदोलन चलाया तो एक आंदोलन चला, दो समय में चला, 1831 के करीब करीब चला। आप लोग के नोट्स में मैं इस आंदोलन को रखूंगा जरूर, मैं दिखाऊंगा जरूर। जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देनी चाहिए वो आपके नोट्स में रहेगा, और नहीं देना मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा अच्छा रह जाएगा, नया मिले तो ज्यादा ठीक। तो उस समय में डेविड रिकार्डो ने एक शब्द कहा कि क्या मजदूर तुम कीमत को बढ़ाने की बात कर रहे हो, और सत्यापित कर रहा है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन का एक बड़ा भाग लाभ के रूप में पूंजीपति के पास में रहने दो, और एक छोटा भाग किसे दो, मजदूर को दो। और उसको जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, और जस्टिफाई करते हुए क्या कह रहा है कि ये जो मजदूर है और ये पूंजीपति है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और जमीन आसमान का अंतर है तो अंतर कहां पर है, एक पैसे को खर्च के रूप में देखता है, एक पैसे को पूंजी के रूप में देखता है, और एक पैसे से पैसे को बनाता है, और एक पैसे को खर्च करता है। मजदूर क्या करता है, पैसे को खर्च करता है, और पूंजीपति क्या करता है, पैसे से पैसा बनाता है। पूंजीपति लोग दुनिया के सबसे असंतुष्ट प्राणियों में से माने जाते हैं, जिनको कितना भी मिल जाए वो हर दिन यही सोचते हैं कि भैया और कितना मिले, और कितना मिले। मतलब इनका पेट एक ऐसे कुएं की तरह है जिसका कोई तल नहीं है, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कुंडी है बड़ी वाली, भरते रहो, ये कहा जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि डेविड रिकार्डो बोल रहे हैं कि पैसा इनके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है, इनके पास रहे तो बेकार है। कैसा कह रहे हो, अगर इनके पास में पैसा रहेगा तो ये इस पैसे का उपयोग करते हुए पैसे को दूसरी जगह लगाएंगे, देश में समृद्धि आएगी, क्योंकि पैसे से पैसा बनाएंगे। इनके पास में 100 रुपए आए तो 100 रुपए को उन्होंने इन्वेस्ट करा और एक कंपनी को लगाया, और उस कंपनी से कई सारे मजदूरों को लाभ हुआ, फिर वहां से लाभ कमाया, फिर दूसरी जगह कंपनी लगाया। तो मतलब पूंजीपति के पास में पैसा रहेगा तो समृद्धि हर जगह आएगी। ये कौन कह रहा है, डेविड रिकार्डो। पर अगर मजदूरों के पास में रहेगा तो प्रशासनिक पेचीदगी आएगी, घरेलू शोषण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो बता रहा है, क्योंकि ये जब जाए थके हुए रहेंगे, पैसा मिलेगा तो थकान को दूर करने के लिए कहां जाएंगे, मधुशाला। चल चला चल पा जाएगा मधुशाला, और जब मधुशाला जाएगा तो पिएगा, पिएगा मन भर के कि पेट भर के, दोनों दोनों। जब पिएगा तो चल कर जाएगा कि लेट कर जाएगा, लेट कर जाएगा। अब जब लेट कर जाएगा तो पत्नी बोलेगी कि पैसा कहाँ है,
पेट में। और जब पैसा पेट में है तो पत्नी बोलेगी कि भैया लाओ निकाल, उन्हें रुको। दनादन पीटेगा, और दनादन पीटेगा तो वायलेंस होगा। उसको देखकर बच्चा भी रोएगा, बच्चा रो तो बाप बोलेगा कि तू क्यों रो रहा है, तुम माँ को मार रहा है, ले तुझे भी मारना, अब रो, बिना फालतू की क्यों रो। ये वायलेंस हुआ। अरे वायलेंस हुआ कि नहीं? अब ये वायलेंस बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? दारू। दारू किसके कारण मिली? पैसा। पैसा किसने दिया? पूंजीपति ने। क्यों दिया? काम किया। ज्यादा पैसा दिया तो कहां? दारू पी। कम पैसा देंगे दारू पिएगा क्या? नहीं। तो पैसा किसके पास होना चाहिए? पूंजीपति के पास। मतलब देखो कितनी अच्छे तरीके से सत्यापित भी कर रहे हैं कि भाई पूंजीपति के पास में पैसा है, और आपको भी लग रहा है हाँ सही बोल रहे, क्या बात बोली, आप ही सही हो, आप ही सही हो। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि ना, उसके लिए उसने बोला कि ये जो पैसे के कारण नहीं हो रहा है, आत्मलोभ के कारण। इसलिए तुम्हें बोलता हूं कि कोई भी किसी की बात से अगर डिफर होता है तो तुम अपना मानहानि मत समझ लेना, तो मेरी मानहानि होगी, रुको मैं भी केस करता हूं तुम्हारे खिलाफ, आपराधिक प्रकृति का 6 साल की सजा होगी, 20,000 रुपए दंड देना पड़ेगा, ऐसा कभी मत मानना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिकार्डो साहब इधर आओ, समझाते हैं आपको, यहां पर इनके द्वारा की गई हिंसा दारू की वजह से नहीं है, बल्कि आत्मलोभ की वजह से। और आत्मलोभ का कारण है इनके द्वारा लगातार बड़ी संख्या में काम किया जाना, लंबे समय तक के काम किया जाना, जिस वजह से अब ये काम का मजा नहीं ले रहे, बल्कि करते जा रहे हैं, और थकान इतनी हो जा रही है कि उस थकान को मिटाने के लिए मधुशाला जाना पड़ रहा है, और जब मधुशाला जाना पड़ रहा है तो मधुशाला में जाकर ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो भैया इसका कारण तुम हो, ना कि मजदूर। तुम इनसे कम काम करवाओ, ये मजे लेंगे, और जब मजे लेंगे तो मधुशाला जाने की जगह पर, मनोरंजन की जगह पर जाएंगे, और बच्चों के ऊपर भी खर्च करेंगे, परिवार के ऊपर भी खर्च करेंगे, सब अच्छा होगा। तो जिम्मेदार कौन है? पूंजीपति। कौन कह रहे हैं? मजा आ रहा है। ये इसे कहता है एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में जाकर विरोध को देख लो। अब यहां पर हुआ क्या, जब मजदूरों की स्थिति कमजोर हुई, पूंजीपति की जब स्थिति मजबूत हुई, तो पूंजीपति ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया, मजदूर वर्ग अपने आप को कमजोर समझने लगे, इसका सारथी बनकर रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पहले रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूरी, लुई ब्ला जैसे, कल आपको हम पूरा बताएंगे, जो समाजवादी, क्योंकि समाजवादियों में आपको अलग अलग प्रकार का, समाजवाद में आपको एक समाजवादी दिखाई देंगे जवाहरलाल नेहरू भी, एक समाजवादी दिखाई देंगे कार्ल मार्क्स भी, एक समाजवादी कार्ल मार्क्स के पहले जिसे वो कहता था कि भैया स्वप्नदर्शी समाजवादी, जो सपने में समाजवाद को लाते हैं वो। तो भैया यहाँ पर मजदूरों की स्थिति कमजोर है, और इस मजदूरों की स्थिति जब कमजोर हुई तो मजदूरों ने इसका विरोध भी किया, जिस वजह से फिर मजदूरों को ध्यान में रखकर फिर कई यूनियनों का निर्माण किया गया, जो मजदूरों के हितों की बात करती थी। जब मजदूरों के हितों की बात करती थी तो पूंजीपति मानते थे, यहीं से बोनस देने की शुरुआत हुई, यहीं से क्रमबद्ध रूप से आपकी वेतन वृद्धि की बात हुई, जिसे कहते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि। हड़ताल को एक अधिकार के रूप में देने का काम किया। आजकल अगर मजदूर हड़ताल करते हैं तो कंपनी इसको रोकती है क्या? नहीं, वो बोलती है बैठक करो। कंपनी मजदूरों को निकालती है क्या? नहीं, क्या बोलती है? बैठक करो, बातचीत करो, क्या है। ये कहीं ना कहीं मजदूरों ने किया, और इसका प्रभाव सब जगह पर दिखा, और जब सब जगह पर दिखा तो कहीं ना कहीं दुनिया परिवर्तित हुई, और मजदूर वर्ग पहली बार एक वर्ग के रूप में निकल कर आया। मतलब मध्यम वर्ग से भी छटकर कौन निकल कर आए? मजदूर वर्ग। पहले 2 ही वर्ग माने गए मध्यम वर्ग, सॉरी तीसरे वर्ग, एक व्यापार के कारण पैदा हुआ मध्यम वर्ग, और एक किसान। मध्य वर्ग में भी जो उद्यमी थे उन्हें पूंजीपति कहा गया, और एक थे किसान। पर पूंजीपति काम कर रहे थे कारखाने में, और कारखाने में उनकी मदद कौन कर रहा था? मजदूर। तो एक नया वर्ग निकल कर आया, कौन है? मजदूर वर्ग।
अब ये मजदूर वर्ग जो है काम करेगा आगे। पर पूंजीपतियों को अब एक और बात समझ में आई कि हमने वाणिज्यवाद पर पहले दुनिया को चलाया। किस पे चलाया बेटा? वाणिज्यवाद पर दुनिया, जिसमें एक क्षेत्र पर अधिकार करके उसको मात्र देश के लिए लाभ के लिए लगातार शोषित करते गए, और प्रारंभ में तो उस देश को लाभ नुकसान हुआ, परंतु अल्टीमेटली नुकसान हमें ही हुआ। इसके विरुद्ध में आया एडम स्मिथ का क्लासिकल इकोनॉमी। और जब क्लासिकल इकोनॉमी आई जिसमें उसने कहा कि 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्गों को क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। और जब कार्य करना चाहिए तो तीनों वर्गों ने मिलकर कार्य करना चाहिए। और जब कार्य करेंगे तो राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा काम कौन कर जाएगा? व्यापार कर जाएगा। और व्यापार ही कर जाएगा, बाजार ही कर जाएगा, तो मतलब राज्य की भूमिका आवश्यकता ही नहीं। ये जब बात बोल दी तो ये सब हो जाने के बाद में, इसके बाद में, क्योंकि 1792 में कार्ल मार्क्स इसकी खुद की मृत्यु होगी एडम स्मिथ की, और औद्योगिक क्रांति दिख रही है आपको 1820 के बाद में अच्छे रूप में। तो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ को पता ही नहीं था कि ये आगे चलकर क्या होगा। तो हम उनको नकार नहीं सकते, वो गलत नहीं बोल सकते। अगर वो जिंदा रह जाते तो वो भी अपनी वेल्थ ऑफ नेशन की किताब के बाद में एक और किताब लिखते और बोलते कि ना, मैं जो सोचा था वो गलत है, कुछ और भी करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। परंतु वो तो नहीं पढ़ते। संशोधन करने का काम किसने कर लिया? कार्ल मार्क्स ने कर दिया, पूरा चेंज कर कल उसको दे। अब इसके बाद में क्या हुआ? एक नया स्वरूप पूंजीवाद का है। पूंजीवाद ने अब अपने स्वरूप को बदला। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद है, औद्योगिक पूंजीवाद है, और एक पूंजीगत पूंजीवाद है जिसे कहते हैं निवेश आधारित पूंजीवाद। ये सबसे खतरनाक रहा। ये सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता है, ये चला 19वीं शताब्दी का, अगर हम देखें तो लास्ट का समय, 19वीं शताब्दी का लास्ट का समय, मतलब 1871 से लेकर ये आगे चला 20वीं शताब्दी के मध्य तक गया। 20वीं शताब्दी मतलब 19 मत होते हो कि नहीं? अरे सहमत होते हो कि नहीं? और पूंजीवाद ने विश्व युद्ध को लाया, इस बात से भी आप सहमत होते हो कि नहीं? सोचो, अगर पूंजीवाद नहीं होता तो औद्योगिकरण नहीं होता, औद्योगिकरण नहीं होता तो अधिशेष पूंजी नहीं आती, अधिशेष पूंजी नहीं आती तो उससे पैसे से पैसा बनाने की इच्छा नहीं जागृत होती, और पैसे से पैसा बनाने के लिए सबसे माकूल जम उपनिवेश होता है। और उपनिवेश की चाह अगर नहीं होती तो उपनिवेश के लिए युद्ध नहीं होते, और उपनिवेश के लिए युद्ध नहीं होते तो कोई ये नहीं बोलता कि हमें भी सूर्य के नीचे क्या चाहिए। क्लियर हो? पूछने का तरीका उसका कुछ हो, आपका सोचने का होना चाहिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे तो आप यूपीएससी छोड़ो, पीएससी भी छोड़ो, वनडे भी छोड़ो, घर में बैठो। मैं बोला सब छोड़ो। कहां पर बैठो बेटा? घर में बैठो। और घर में बैठकर जो हो सकता है, आजकल घर में बैठना भी बेटा समझ में आ गया, टैलेंट चाहिए। लॉकडाउन में अगर क्लियर हो गया, घर में ऐसे ही नहीं बैठा है, बहुत टैलेंट चाहिए। अगर आप में वो टैलेंट भी नहीं है तो फिर बाद में क्या करो? समझ रहे हो? तो ये बात निकल कर इस औद्योगिक पूंजीवाद के बाद में आया निवेश पूंजीवाद। निवेश आधारित पूंजीवाद का मतलब ये था कि अब पूंजीपति क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। अब जब निवेश कर रहे हैं तो निवेश कहां पर करें? रेलवे में, उपनिवेशों में। रेलवे में कर रहे हैं। अब जब रेलवे में करेंगे तो उनके देश में तो रेलवे बन चुकी है, दूसरे देश में करेंगे। भारत में करा उन्होंने। रेलवे क्यों लाई? बोलते सब भारत को अच्छा बनाना चाहते थे, उनके आर्थिक लाभ के लिए। उनके आर्थिक नहीं, उनका सैन्य लाभ, सब लाभ था बेटा। बैलगाड़ी से, घोड़े से अगर किसी विद्रोह को दबाने जाएंगे तो एक घोड़ा 14-15 किलोमीटर के बाद में हाँफने लगता है, बैलगाड़ी 2 किलोमीटर के बाद में फिर उसको चारा देना पड़ता है ना, फिर हाथ घुमाना पड़ता है, रुक मेरे लाल चलेंगे आगे। तो मतलब विद्रोह होकर पूरा खेल हो जाएगा, उसके बाद में खेला हो जाएगा, उसके बाद में तुम पहुंचे। अरे अब क्या हो? अगर रेलवे से जाएंगे तो 1 घंटे में 34 से 35 किलोमीटर, मान के 300 किलोमीटर है तो मतलब 6 घंटे में पहुंचो, मतलब खेला होने से पहले तुम पहुंच जाओगे मामला। मतलब अंग्रेजों ने रेलवे लाई बेटा एक ही कारण से नहीं लाई,
एक कारण तो था आर्थिक, एक कारण था सैन्य, एक कारण मुख्य था सैन्य, और एक कारण आर्थिक दोनों प्रकार का था उनको। कच्चे माल को ले जाना बंदरगाह तक के, और पक्के माल को बंदरगाह से कहां तक के लेकर जाना, आंतरिक तक के लेकर जाना। अब ये पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने उपनिवेश में इन्वेस्ट किया होगा, अरे किया होगा, रेलवे में इन्वेस्ट किया होगा, ये केवल दो क्षेत्र में किया कि कंपनी में भी इन्वेस्ट किया होगा, कंपनी में भी किया होगा, बैंक बनाए होंगे। बैंकिंग की अवधारणा यहीं से आई बड़ी रूप में। बैंक क्या करते हैं, बैंक खोलना सबसे अच्छी चीज है। जब आप भारत में देखोगे तो भारत में कई सारे बैंक देखोगे, जिसमें आप प्रेसिडेंशियल बैंकों को देखो, आप कलकत्ता, आप मद्रास, आप बंबई, ये बैंकों को देखो जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि वो पैसे को सुरक्षित और लगातार बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि आप अगर एक बैंक हो, आपने अगर एक बैंक खोला है, तो स्वाभाविक रूप से आपसे कोई लोन लेने आएगा, और आपसे लोन दोगे तो एक ब्याज दोगे, और ब्याज निश्चित रहेगा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पैसे से पैसा बन रहा है कि नहीं? जब पैसे से पैसा बनेगा तो स्वाभाविक रूप से मैं एक बैंक हूँ, मैंने एक बैंक खोला, और मान के चलिए कार्तिक ने उस बैंक में आकर लोन लिया, तो लोन लिया तो केवल वस्तु को पैसे खर्च करने के लिए, कि वस्तु को बनाने के लिए जिससे उसको लाभ मिले, उसे लाभ मिले, इसी के लिए। तो इसके कारण मुझे बताओ कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी कि कम होगी? और जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी तो स्वाभाविक से छोटी कंपनी का निर्माण होगा कि धीरे धीरे बड़ी कंपनी का निर्माण होगा? और जब छोटी कंपनी का कि बड़ी कंपनी का? दोनों का। अरे बड़ी कंपनी का निर्माण। जब बड़ी कंपनी का निर्माण होते चलेगा तो स्वाभाविक रूप से होगा ये कि बड़ी कंपनी की उत्पादन क्षमता ज्यादा रहेगी। बड़ी कंपनी की उत्पादन क्षमता क्या रहेगी? जब उत्पादन क्षमता ज्यादा रहेगी तो अनुमान के आधार पर उत्पादन करेगी। बताना आप लोग कि पब्लिक की हर एक जनसंख्या को ध्यान में रखकर उत्पादन करेगी। अनुमान हमेशा सही होते कि गलत भी होते? गलत होते। चलिए, विश्व युद्ध हुआ, और जब विश्व युद्ध हुआ, बातें समझना, अटेंशन में रहो, पानी पी लेना। विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध के बाद में हमने ये देखा कि युद्ध के दौरान युद्ध जनित आवश्यकता वाली जितने भी उद्योग थे उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई, और जैसे युद्ध कम समाप्त हुआ तो युद्ध पर आधारित जितने उद्योग थे वो बंद हुए, और जब बंद हुए तो स्वाभाविक रूप से उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या हुई? कम हुई, या फिर वो बेकार हुए, वो मजदूरी से हटे, उनके द्वारा अब वस्तु खरीदने की क्षमता ज्यादा रहेगी, कम हो गई कि समाप्त हो गई? पर कंपनी ने क्या सोचा था? अभी भी ये क्या कर रहे हैं? अभी भी ये क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, मतलब ये खरीदेंगे कि नहीं वस्तु? तो कंपनी क्या कर रही है? उत्पादन। यहाँ पर मजदूर क्या हो रहे हैं? कम। उपभोक्ता क्या हो रहे हैं? कम। कंपनी क्या कर रही है? उत्पादन। पर उत्पादन कहां से कर रही है? बैंक से लोन लेकर। किससे लोन लेकर? बैंक से लोन। अब बैंक से लोन लेकर उत्पादन कर रही है, तो मतलब उत्पादन इसलिए कर रही है वो लाभ ले, और उत्पादन इसलिए कर रही है ताकि एक समय में पैसे को चुकाओ किसे? बैंक को। अब यहाँ पर बैठे हुए मजदूर जो उपभोक्ता अब नहीं रह गए, अब ये वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं, तो किसे घाटा होगा? किसे घाटा होगा? अरे होगा कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? और जब कंपनी को घाटा होगा तो किसे घाटा होगा? इधर कौन है? पूंजीपति। इधर कौन है? किसे घाटा होगा? बैंक को और पूंजीपति को। आया? जब इन दोनों को घाटा हुआ तो बैंक में पैसा लगाने वाला व्यक्ति, बैंक में भी तो जमा करता है व्यक्ति, वो डरेगा कि नहीं? अपने पैसे को निकालेगा, जमा करके रखेगा। अब मार्केट में पैसा रहेगा कि जेब में पैसा रहेगा? इसी को तो कहा जाएगा मंदी। मार्केट में मुद्रा का कम प्रचलन मंदी का क्या कहलाता है? संकेत रहता है। वह इसी प्रभाव के कारण हमें 1929 में दिखाई देंगी वैश्विक मंदी। कौन सी मंदी दिखाई देंगी? अब मुझे बताइए, एडम स्मिथ ने क्या कहा था? राज्य को व्यापार में भूमिका निभानी चाहिए क्या? नहीं निभानी चाहिए। ध्यान से समझ जाओ, अभी ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा मिल जाएगा,
पहले समझ जाओ अच्छे से। जब एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद पर प्रहार करा तो कहा था कि राज्य ने किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, बल्कि सब काम बाजार खुद कर लेता है। मान रहे हो? जब सब काम बाजार खुद कर लेता है तो उसको ये भी नहीं पता था कि भैया औद्योगिकरण होगा तो मजदूरों की स्थिति कम होगी, और पूंजीपति वो ऐसा गहरा कुआं है जिसकी कोई तली नहीं है, और उत्पादन इतना ज्यादा कर जाएगा कि अनुमान से अधिक जब कर जाएगा तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पूंजीपति को भी नुकसान होगा और उसमें लगाने वाले लोगों को भी नुकसान होगा, जिस वजह से एक मंदी दिखाई देगी जिसे कहा जाए वैश्विक की जो बात थी, जिसमें राज्य को नाइट वॉचमैन की तरह भूमिका निभानी चाहिए, उसकी जगह पर तुम अब ऐसा काम मत करो। तुम आओ, राज्य को तुम निर्देशित करो और तुम आकर ही काम करो। इस बात को कौन कह रहे हैं? आप एक इकोनॉमिस्ट को देखोगे जिन्होंने नई प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर, अगर ये नहीं आता ना बेटा तो समाजवाद पूरी दुनिया को कवर कर जाता, क्योंकि समाजवाद ने झंडे गाड़ दिए थे 1917 में। वेल्शेविक क्रांति के बाद में कुछ समय को छोड़ दे, लेनिन का युद्धरत साम्यवाद को छोड़ दे, और उसकी नेप को थोड़ा सा समय है 1921 से लेकर 1924 जब तक वो जिंदा रहा। उसके बाद जो स्टालिन आया, और स्टालिन के द्वारा 1928 से लेकर 1933 की जो पहली पंचवर्षीय योजना चले, दुनिया की अभी तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला देश था। 47% ग्रोथ रेट लेकर चला। उस जिस समय में वहां पर क्रांति हो रही थी, उस समय में वहां पर लिटरेसी रेट जो था वो 30 से 29% के करीब करीब था, मतलब बिलो अगर हम कहें 50% था। जब 39 की बात आई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर को होने शुरू हुआ था, उस समय में वहां की लिटरेसी रेट थी 92%। ग्रोथ हुआ, दुनिया ने देखा, जब दुनिया ने देखा तो जब दुनिया देखती है तो उस तरफ बढ़ती है क्या? और 1929 में कौन धड़ाम से गिरा? पूंजीवाद। कौन धड़ाम से गिरा? और पूंजीवाद जब धड़ाम से गिरा तो पूंजीवाद के प्रति लोगों में नकारात्मकता है, और समाजवाद की तरफ क्या है? सकारात्मकता। दोनों के बीच में अब अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। इसे कहा गया शीत युद्ध। इसे क्या कहा गया? शीत युद्ध। अब इस शीत युद्ध में केन्स ने कहा कि भैया तुम जो है ना, तुम राज्य की भूमिका को थोड़ा सा कम करो। जो कम कर रहे हो, हटा रहे हो, नकार रहे हो, ये नकारो मत ज्यादा। तुम्हारे राज्य की भूमिका के नहीं होने के कारण ही ये जितने पूंजीपति वर्ग थे, इन्होंने संभावना से ज्यादा उत्पादन करा और अल्टीमेटली बाजार को धोखा दिया। तो राज्य तुम भी निर्धारित करो, और तुम थोड़ा सा नाइट वॉचमैन की भूमिका में हो। इस बात को मान लिया अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। आपने एक डैम का नाम सुना होगा, हूबर बोल्डर डैम, नाम सुना है? हूबर एक व्यक्ति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी भरसक प्रयास करा था कि अमेरिका को कैसे मंदी से निकाला जाए, पर वो निकाल नहीं पाए। उसी के बाद में रूजवेल्ट है, और रूजवेल्ट से कुछ ही समय पहले एक यूरोपीय इकोनॉमिक्स उसने कहा था कि राज्य की भूमिका अब व्यापार में होनी चाहिए। अगर राज्य की भूमिका व्यापार में नहीं होगी तो भैया राज्य और पूरा का पूरा पूंजीवाद वो मर जाएगा। यहां से फिर से राज्य की भूमिका किसमें आई? व्यापार में फिर से आई। अब सब चीज का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य का। सीमित रूप में काम के घंटे कौन निर्धारित कर रहा है? राज्य। वेजेस कितना निर्धारित कर रहा है? राज्य का। कीमतों को निर्धारित कौन कर रहा है? ये सब किया। पर हुआ क्या? ये इसको देखकर दुनिया तो उभर गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उभर गई। पर आपने देखा होगा जब किसी के पास में पहली बार पैसे आते हैं तो वो दो तरह से रिएक्ट करता है। एक जल्दी खर्च कर देता है, और एक जम के रखता है। अगर किसी के पास में पहली बार पैसे आए हजारों सालों में, वो खर्च करेगा कि जम के रखेगा? अरे जम करेगा, जेब में रहे, खर्च ना हो, बस गड्डी जो है ना भरी रहे, दिखते रहे। नींद तभी आएगी
जो गड्डी भर गई, यही होगा। हुआ क्या 1932 में, कहानी है, मैंने कहा ना कि आप लोगों को मैं ज्यादा देख नहीं रहा हूँ, मैं कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कहानी बताकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग अभी कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, और जब सब्जेक्ट का रिलेशन इस टॉपिक से आएगा तो आप लोग को फिर हाँ माँ साहब ने कुछ बोला था। एक शब्द है स्टैगफ्लैश, क्या होता है आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। क्या वो 1932 में अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की खोज हो गई। इसके पहले हाइड्रोकार्बन कहाँ मिल रहा था, ईरान और इराक में मिल रहा था, पर अब कहां पर खोज होगी, अरब में खोज होगी। अब जब अरब में खोज होगी, अरब प्रायद्वीप में खोज होगी, तो अरब प्रायद्वीप ने पेट्रोलियम पदार्थ को उगा, उत्पादित किया, बड़ी मात्रा में उत्पादित किया, दुनिया को बेचा। और दुनिया को बेचा भी इसलिए क्योंकि भाई दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और उद्योगों को अगर चलाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा कहां से आती है, पेट्रोलियम पदार्थ से आती है। जब पेट्रोलियम पदार्थ से आती है तो वहां पर तो जाना ही पड़ेगा। तो भैया वो देश पेट्रोलियम पदार्थ के बदले में इनको पैसे देते थे और ये पैसा अपने पास में रखते थे, खर्च नहीं करते थे, जेब में रखा, दिया जेब में रखा, दिया जेब में रखा। ठीक है, इसी दौरान एक और घटना घट गई, समझोगे। एक इजराइल करके देश था, वो बन गया, कहां पर बना, वो अरब प्रायद्वीप के सिनाई प्रायद्वीप के पास में। किसको हटाकर बना, फिलिस्तीनियों को हटाकर बना। मान्यता किसने दी, अमेरिका ने दी। दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन था, अमेरिका था। और अमेरिका था तो अमेरिका किसे मदद कर रहा था, इजराइल को। अरब किसे मदद कर रहे थे, फिलिस्तीन को। और अरब लोग जब फिलिस्तीन को मदद कर रहे थे, तो जब अरब लोग फिलिस्तीन को मदद कर रहे थे तो एक युद्ध हुआ था, अरब इजराइल युद्ध। इसमें इजराइल की मदद किसने करी, अमेरिका ने करी। तो जब अमेरिका ने मदद इजराइल की करी तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका का दुश्मन किसका हुआ, अरब का। तो यहाँ पर अरब देश के लोगों ने इस बात को सोचा कि क्यों ना हम बाप को ही दंड, बेटे को दंड देने से अच्छा है बाप को दंड देते हैं। इसको पेट्रोल चाहिए ना, कीमत बढ़ाते हैं। 1773 में ऑयल की कीमत को इतना, प्रोडक्शन ही बंद करो, प्रोडक्शन बस कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, हम बढ़ाएंगे नहीं। जब प्रोडक्शन कम होता है, मांग ज्यादा होती है, तो कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि, स्वाभाविक रूप से। अब ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और कीमत में लगातार क्या हो रही है, जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो स्वाभाविक रूप से हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कीमत में वृद्धि के साथ में अरब देशों के द्वारा जो पैसा पेट्रोलियम पदार्थ को बेचने के बाद में प्राप्त करा था उसको भी मार्केट में नहीं लाया, तो पैसा भी जेब में, कीमत भी बढ़ रही, तो मंदी, दो स्थिति एक साथ आई। जब अर्थव्यवस्था में कीमत में वृद्धि और मंदी एक साथ आती है तो उसे कहता है स्टैगफ्लेशन। उसे क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन। ये पहली बार ये शब्दावली है, ये शब्दावली का प्रयोग मैं कई जगह करूंगा, आज नहीं तो कल मुझे ये बताना ही पड़ेगा। और जब बताना पड़ेगा तो मैं क्यों ना आज ही बताए, धैर्य लेकर बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टैगफ्लेशन से कहा जाता है, शब्द आता है, क्या आता है, जब कीमत में वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है, कीमत, और मंदी की भी स्थिति आ रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। अब हुआ ये कि ये व्यवस्था किसके कारण बनी बेटा, राज्य के व्यापार में भूमिका के कारण। केन्स ने क्या कहा था, राज्य को क्या करना चाहिए, व्यापार में भूमिका निभाना चाहिए। अगर राज्य व्यापार में भूमिका नहीं निभाएगा तो 1929 जैसी फिर से मंदी आ जाएगी और दुनिया हाहाकार में जाएगी। बेटा 1929 की मंदी हिटलर की पैदाइश का एक कारण। बोले सर आपने तो बड़ा बोला था, अभी एक ही कारण थोड़ी होता है, कई कारण होते हैं। नहीं तो अभी डोंगरे जी बोले सर कैसी बात कर रहे हो, आपने वर्साई की संधि को पहले बोल दिया और अब क्या बोल रहे हैं, वैश्विक मंदी बोल रहे हैं। तो उस वजह से केन्स की बातों को मानते हुए सब दुनिया के व्यापार में राज्य की भूमिका आई। पर जैसे ही राज्य की भूमिका है, राज्य की भूमिका शोषणकारी हो गई, तो उस शोषणकारी भूमिका के विरुद्ध हमें यह भी दिखाई दिया
कि उस शोषणकारी भूमिका के विरुद्ध कीमतों में वृद्धि हुई, मार्केट में पैसा कम हुआ, और जब मार्केट में पैसा कम हुआ तो दोनों चीज दिखाई दी, कीमत में वृद्धि के साथ में मंदी, और फिर से बुला गया कि राज्य तुम बाहर जाओ। इसे कहा गया न्यू क्लासिकल इकोनॉमी। तो वाणिज्यवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, निवेश पूंजीवाद, फिर बाद में राज्य की सहमति वाला पूंजीवाद, और फिर आया न्यू क्लासिकल इकोनॉमी। ये पूंजीवाद का चरण। और जब ये पूंजीवाद का चरण आया तो आज हम जिस समय में चल रहे हैं उसे कहा है न्यू क्लासिकल इकोनॉमी, जिसमें सब चीज का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है कि मार्केट कर रहा है? मार्केट कर रहा है। आज कौन डीजल के दाम कौन निर्धारित करता है? बाजार निर्धारित करता है। पेट्रोल के दाम कौन निर्धारित करता है? बाजार निर्धारित करता है। अभी कल परसों के ही पेपर में सोयाबीन के दाम 2 महीने में 3000 किलो क्विंटल प्रति कम। क्यों कम हुआ? क्योंकि अब फसल की कटाई हुई है, और फसल की कटाई के बाद में मार्केट में सोयाबीन उठकर आई है, तो उठकर आने के बाद में जो 10,000 चल रही थी वो 6,000 हो जाएगी। हुई क्या नहीं? मतलब अब कीमत का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है कि बाजार कर रहा है? और ये बाजार कर रहा है तो कौन कर रहा है? न्यू इकोनॉमिक थ्योरी कर रही। बात ये आ जाती है कि ये पूंजीवाद ने इतना बुरा करा और इतना अच्छा करा, इसको आप समझो और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आकर बताओ। क्योंकि पूंजीवाद ने 2 चीज पर ज्यादा काम करा, एक्सीलेंस और स्वतंत्रता। एक्सीलेंस का मतलब कोई भी चीज काम अच्छे से होना चाहिए, इस बात पर ही हमेशा ध्यान दी। और जिस व्यक्ति के पास में धन होता है उसके पास में क्वालिटी अपने आप आ जाती है। मानते हैं क्या नहीं? ये माना जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभ से ही पूंजीवाद ने हे भावना को रखा। इस वजह से कार्ल मार्क्स हमेशा उसका विरोध करा कि तू तो मरेगा, तेरा मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल तू जाएगा, और तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे भिजवाऊंगा। कार्ल मार्क्स हमेशा कह रहा है, और कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि तुम टेंशन मत ले, जिस मधुशाला में तुम जो कह रहे हो ना कि वो मधुशाला में जाकर मजदूर लोग दारू पीते और दारू पीकर घर में आकर वायलेंस करते हैं, ये मधुशाला में वर्ग चेतना को लाएगी, और यही वर्ग चेतना आगे चलकर पूंजीवाद को हटाएगी। वर्ग चेतना, आत्मलोभ जैसे शब्दों का प्रयोग वो करें, और कई ऐसी बातें उन्होंने कही जिस बात को देखकर लग जाता है कि भैया कार्ल मार्क्स की द्वारा सोची गई बातें, कही गई बातें बहुत ही ज्यादा सटीक रूप से बैठती, क्योंकि उसका चिंतन पूरा विज्ञानवाद पर आधारित है। वो 2 थ्योरी आती है, आपको कल बताते चलते हैं पर आज बता देता है। एक व्यक्ति कहता है कि जीवन विचारधारा को पैदा करती है, और एक कहता है विचारधारा जीवन को पैदा करती है। देखिए वही कहावत है, मुर्गी आया अंडा, जीवन आया कि विचार आया, विचार आया कि जीवन आया। हेगेल कहता था, हेगेल जो कहता था कि सबसे पहले विचार आया और विचार के आधार पर जीवन चला। कार्ल मार्क्स बोले तुम फालतू बात, ये शब्द बोलते नहीं, फालतू बात है, तुम बेकार हो, तुम स्वप्न में रहते हो, तुम्हारा विचार जो है पूरा आसमान में है, तुम औंधे मुंह है, तुमको सीधा मैं करता हूं, रुको। और सीधा मुंह करा, उसने बोला पहले जीवन आया, उसके आधार पर विचार बने। उसने 2 शब्द बोले, सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर। शब्द याद रखिए कल के लिए, सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर। हम पढ़ रहे हैं कल की क्लास के लिए, आज कुछ नहीं पढ़ रहे। पढ़ किसके लिए? सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर और एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। अब आप ये देखते होंगे धर्म, जाति, भाषा, लिंग, ये सब है और संसाधन है। देखिएगा जब एक कार्ल मार्क्स एक शब्द कहता है कि कोई भी गुनाह कार्य तब गुनाह माना जाता है
जब किसी को उस कार्य के कारण हानि हो रही, और ये हानि होने के कारण वो उसको गुनाह करवाते रहे। अगर कोई बोल रहा है चोरी करना पाप है, तो बोलता है सतर्क हो जाओ, इसके पास में बहुत धन है और ये चाहता नहीं किसी और को बांटे, तो वो बोल रहा है चोरी करना क्या है, पाप है। तो मतलब संसाधन पर अधिकार जमाने के लिए हमेशा विचारधारा पर क्या आता है, अधिकार जमा जाता है। जब विचारधारा पर अधिकार हो जाता है तो संसाधन पर अपने आप क्या हो जाता है, अधिकार होता है। आप मानिए वो इसको तथ्य के रूप में कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले पूंजीपतियों ने संसाधन पर अधिकार किया और संसाधन पर अधिकार करके लाभ को प्राप्त किया, और इनको समझ में आई कि इस लाभ को लंबे समय तक के बनाना है तो कुछ ऐसी बातें मनगढ़ंत ऐसी भरनी पड़ेगी समाज में कि जिससे लंबे समय तक के इन संसाधनों पर मेरे अधिकार बना रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ये धर्म जो है ना अफीम की तरह है, और ये धर्म जो है अफीम की तरह है, और इसका बनाने का कारण केवल यह है कि हर कोई उस प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार चाहता है, और प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार करने के लिए उसने धर्म को बनाया। वो ये कह रहा है, और वो ये कहते हुए बोल रहा है कि सब चीज बेकार है, और धर्म को तो मतलब ऐसे गलियाता था। अभी अगर आप देख रहे होंगे कि एक दिन न्यूज़पेपर में आया, चीन के द्वारा कुछ मस्जिद थी उनके ऊपर के तंबू को हटा दिया, पेपर में आया था अभी, हटाया। वो इस्लाम के प्रति वो नहीं रखते, उसके लिए नहीं, उनकी विचारधारा समाजवादी, और समाजवाद में हमेशा धर्म को नकारा जाता है। बोला जाता है समाज धर्म कैसा है, अफीम की तरह इतना पागल है, इतना बड़ा जहर है कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि वो कितना काम कर गया। तो वो कह रहे हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है। संसाधन जितने हैं वो कौन सा है, बेसिक स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर कौन है, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सब धर्म। संसाधन पर अधिकार करा, उसके अनुसार क्या बना है, सुपर स्ट्रक्चर बना है। और जब सुपर स्ट्रक्चर पर अधिकार हो गया तो सुपर स्ट्रक्चर को किस अनुसार बना है, बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार बना है, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार करना, उसको लंबे समय तक अधिकार करना। तो देखिएगा चोरी करना पाप क्यों बोला, क्यों बोला जाता है, संसाधन को क्या करना है, सुरक्षित करना। मतलब अगर कहीं पर चोरी करना क्या बोला गया, गुनाह है, समझ जाओ किसी के पास में ज्यादा है तो चाहता है कि ये जाए ना, अरे भैया उठा रहा है तो तुमने क्या बोला, चोरी कर, बोलते हो कि नहीं, चोरी कर ली, डर है उसके मन में कि भैया एक दिन इतना सा उठाए, दिन पूरा उठा लेगा, इसलिए क्या कर लो, उठाने को भी क्या बोल दो, चोरी। कार्ल मार्क्स है गजब व्यक्ति, मतलब इतना गजब व्यक्ति है कि उसका जीवन जो है वो अलग गया, जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करी, पर मरने के बाद में उसने इतना ज्यादा काम करा कि आज उसके जितने, आज नहीं उतने फॉलोअर है। बात इतनी सी है कि आप और हम जिस जमाने में पैदा हुए, मैं भी 96 की पैदाइश हूँ, और आप लोग उसी के बाद की पैदाइश हो, कुछ पहले के होंगे। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो न्यू इकोनॉमिक्स की, क्लासिकल इकोनॉमी की जिंदगी दुनिया। हमारे टीचर जिस समय में, हमारे फादर जिस समय में पैदा हुए, उस समय में दो विचारधारा चल रही थी, एक समाजवाद चल रही थी और एक, तो हमें पता नहीं है कि कार्ल मार्क्स क्या है, हमें पता नहीं है, पर कार्ल मार्क्स आपके मन में भी है। आपकी इच्छा रहती है कि सरकार के द्वारा कोविड के टीके को फ्री में देना चाहिए, कि खुद लेना चाहते हैं, राज्य हित का करते हैं। आप चाहते हो रोड अच्छी बने, रोड अच्छी बने, जो चीज अमीरों के पास में हो गरीबों को राज्य इसको दे, जो घर बड़े बड़े हैं कम से कम छोटा घर राज्य दे। आपकी इच्छा है, अरे इच्छा है क्या नहीं, यही इच्छा तो किसकी थी, कार्ल मार्क्स की थी। मतलब आपके मन में भी कौन बसा हुआ है, तो मतलब हर एक के मन में दिलो जान से बैठा कौन है, उसे कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा कल देखना, क्योंकि कार्ल मार्क्स उन सब बातों का उत्तर दे रहा है जिन बातों का अनुत्तर पूंजीवाद दे नहीं सका। वो खासकर मजदूरों के विषय में कह नहीं सका, और मजदूरों के प्रति कार्ल मार्क्स की बड़ी, कार्ल मार्क्स बहुत गजब व्यक्ति है, आप मानिए कितना गजब व्यक्ति है, उसका जीवन वगैरह सब दिख जाता है। उसके डोम के सामने लिखा अब समय आ गया है, कब्र नहीं रहती है, लिखा अब वक्त आ गया है दुनिया बदलने का, ये वाक्य लिखा उसके सामने। और एक ही नारा बोलता है, दुनिया के मजदूर एक हो,
एक ही शब्द बोलता था, क्या? दुनिया के मध्य। कुछ उसके वाक्य, धर्म क्या है? अफीम है। ऐसे कुछ वाक्यों को याद रख लीजिए। कभी भी कुछ बेटा ऐसा घर में आकर बोलना, धर्म क्या है? अफीम। और आनंद दे रहे हैं, है ना? नहीं तो बोले हैं आपने, तो लीजिए। अभी छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए कि नहीं? पर अगर मान के कई बच्चों को नहीं चाहिए छुट्टी, चेहरा दिख नहीं रहा किसी का, तो चाहिए। हाँ, जब छुट्टी मान के चलिए कि नहीं चाहिए, तो पापा का फोन, बेटा आ जाओ, हमारा त्योहार है, फेस्टिवल है। पापा धर्म जो आप तो बेटा पहले फिर बताते हैं, तो ऐसा कुछ कहिएगा मत, है ना? एक विचार है, एक विचार। अब धर्म अगर कुछ बोलता है तो आप उस बात को मानते हो कि नहीं? धर्म ने बोला एक लोटा गंगा जल पिंड पड़ा, अगर वही बोला जाएगा एक भूखे को और प्यासे को पानी दो, तो आप नहीं पिलाओ। और धर्म बोलेगा प्यासे को पानी पिलाओ, तो आप नहीं भी रहेगा, उसका मुंह खोलेगा। धर्म कह रहा है, ये होता है। ये अफीम क्यों? अफीम जब खाई जाती है, खाइए क्या आप लोगों ने? मैंने नहीं है, कार्तिक नहीं है ना, डोंगरे जी नहीं। तो व्यक्ति अफीम खाता है तो खाने के बाद में वो गुंगी में रहता है कि होश में रहता है? गुंगी में रहता है, होश में नहीं रहता है। तो मतलब धर्म भी वैसे व्यक्ति को पागल कर देता है। ये कौन कह रहा है? वो, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। ये कह रहा है। तो पूंजीवाद को मुझे बताने का केवल उद्देश्य केवल इतना था, नहीं तो आज भी खत्म कर देते। केवल उद्देश्य ये था कि आप बस इस बात को समझ जाए कि पूंजीवाद में क्या था और पूंजीवाद की बातों को किस प्रकार से डिनाई करते हुए समाजवाद आ रहा है, और समाजवाद भी कहीं ना कहीं हर बात को पूरा नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेन एम क्या है? समाजवाद को बताना, और मेन एम क्या है? उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना जिसको लिखा गया है कि लेनिन ने कार्ल मार्क्स की किताब को सिराने रखकर वैश्विक क्रांति की। अब ये मतलब जब तक कार्ल मार्क्स नहीं समझोगे तो लेनिन ने क्या काम किया तुलना कर पाएंगे क्या? और तुलना करेंगे तभी तो टिप्पणी कर पाओगे, तो मतलब किसी को पढ़ना पड़ेगा। पर कार्ल मार्क्स क्यों आया? तो पूंजीवाद की असफलता के कारण है, तो किसे पढ़ना पड़ेगा? पूंजीवाद को पढ़ना। और पूंजीवाद क्यों आया? वाणिज्यवाद के विरुद्ध। और वाणिज्यवाद क्यों आया? अंधकार काल के विरोध में। मतलब हर चीज किसी ना किसी के क्या आती है? कारण से आती है। उसी बात को बताना था, समझाने की कोशिश की। मैंने आप लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मैं रियली कह रहा हूँ, है ना? मैं केवल समझाते चला गया। उसके पीछे का कारण ये कि अगर आप लोग की तरफ देखें तो फिर समझ में नहीं आता। अब आप इसको फिर से अगर कभी देखेंगे तो आपको फिर बातें क्लियर होती चलेंगी। और इसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ और मैं बताता हूँ कि आपको वो याद है क्या नहीं, तब आपको आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो समय